स्टेरॉइड ओरल फॉर्म में या क्रीम की फॉर्म में लगाने से मोतियाबिंद हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। स्टेरॉइड का बहुत डायरेक्ट साइड इफेक्ट है ये। तो इसमें क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं, कलर्स हल्के से फेडेड दिखाई देते हैं। उसके बाद जो लाइट्स होती हैं वो थोड़ी फटी फटी सी दिखने लगती है, जिसे ग्लेयर कहते हैं। जैसे रात में ड्राइव कर रहे हैं तो वो ग्लेयर होने लगती है उसमें। मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन होना, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। पकने के बाद ये और ज्यादा पक जाएगा और ये स्वेल कर जाता है, जिसमें काफी हद तक फटने के चांसेस रहते हैं। मतलब आंखों में मोतियाबिंद हुआ और वो फट गया? जी, अपने आप फट जाता है। आई में बहुत ही लिमिटेड इमरजेंसीज हैं, ये उसी में से एक। अगर मान लीजिए मैं हूं, मेरी दूर की नजर कमजोर है, मेरे को अगर मोतियाबिंद होता है और मैं मोतियाबिंद की सर्जरी कराता हूं, तो वो सर्जरी के साथ मोतियाबिंद तो ठीक होगा ही, मेरा चश्मा भी हट सकता है। चश्मा भी हट जाएगा। सेम मोतियाबिंद के ऑपरेशन के खर्चे में मेरी आंखों का चश्मा ये एडिशनल, मतलब एक्स्ट्रा, बिल्कुल पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर बच्चा प्री मैच्योर है तो उसको मोतियाबिंद हो सकता है? बिल्कुल। एक भारत के एक बहुत बड़े आंखों के डॉक्टर ने यह कहा था कि हर इंसान को मोतियाबिंद होगा ही होगा। कितना सच है? पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मोतियाबिंद या कैटरेक्ट ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। इट्स नॉट अ डिसीज। किसी को मोतियाबिंद है, वो मोतियाबिंद की सर्जरी कब कराए? बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में जब उन्हें पता चल गया, या जब उनकी आंखें हल्की हल्की सफेद दिखनी शुरू हो गई, या फिर तब जब मोतियाबिंद पूरा पकने के बाद आंखें सफेद हो गई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर शकील अहमद जी से जानेंगे मोतियाबिंद के बारे में। क्यों होता है मोतियाबिंद? किन लोगों को मोतियाबिंद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? क्या हमारी खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी मोतियाबिंद हो सकता है? मोतियाबिंद में कौन कौन सी सर्जरीज हैं, कौन कौन से लेंसेज डलते हैं और कितना खर्चा आता है? और क्या आप मोतियाबिंद को नेचुरली बिना दवाई बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं? और अगर आपके माँ बाप को मोतियाबिंद था तो आपको मोतियाबिंद होने के कितने चांसेस हैं? सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका। मोतियाबिंद से सर हर कोई अवेयर है। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ वीडियो बनाया था काले मोतियाबिंद पे, जो जनरली आंखों को देख के पता ही नहीं चलता है कि इस इंसान को मोतियाबिंद होगा। लेकिन सफेद मोतियाबिंद को हम आसानी से देख सकते हैं कि हाँ, आंखें सफेद दिख रही है तो सफेद मोतियाबिंद होगा। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है सफेद मोतियाबिंद? जो आंखें हैं उसमें हमें सफेद सफेद तो दिखता है और हम अंदाजा लगाते हैं कि इस इंसान को मोतियाबिंद है, लेकिन वो आंखों के अंदर सफेद परत होती किस चीज की है? देखिए हिमांशु, आंख के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है जो नॉर्मली बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ। तो वो लाइट को कन्वर्ज करके पर्दे पे फोकस करता है। तो एज के साथ वो धीरे धीरे लेंस क्लाउडी हो जाता है, धुंधला हो जाता है। जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं वैसे ही उम्र के साथ कुछ बदलाव आते हैं। हाँ। और वो धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। तो उसको सफेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट बोलते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये प्रोटीन की परत होती है। हाँ, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, बेसिकली जो ट्रांसपेरेंट नेचुरल लेंस है जो वो बना होता है वो कोलेजन फाइबर से बना होता है, ट्रांसपेरेंट। तो वो बेसिकली एक नेचुरल लेंस है जिसमें क्षमता होती है साइज चेंज करने की, जो कि लाइट को फोकस करता है। एज के साथ उसी में बदलाव आते हैं और वो धीरे धीरे सफेद होने लगता है। तो उसको सफेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट बोलते हैं। क्यों होता है फिर ये? मतलब सफेद, वैसे तो देखिए हर बीमारी के अलग अलग कारण हैं। बिल्कुल। कुछ हेरिडिटरी होते हैं, लाइफस्टाइल से होते हैं। सफेद मोतियाबिंद क्यों होता है लोगों की आंखों? जो सबसे ज्यादा कॉमन है दैट इज सेनाइल कैटरेक्ट, जो उम्र के साथ में होता है। तो जनरली जो एज है इसकी दैट इज अराउंड 60 इयर्स। तो 60 साल के आसपास कुछ ना कुछ इस नेचुरल लेंस में बदलाव आने लगते हैं और कैटरेक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे प्रोसेस होता है इसका, धीरे धीरे बढ़ता है सफेद मोतियाबिंद। लेकिन सेनाइल के अलावा जो उम्र के साथ में कैटरेक्ट आ रहा है, ये सफेद मोतियाबिंद आ रहा है, इसके अलावा दूसरे कारण भी हैं जिसकी वजह से सफेद मोतियाबिंद होता है। जैसे आपने सुना होगा दैट इज कंजेनाइटल कैटरेक्ट, यानी जब बच्चा पैदा होता है, नवजात पैदा होता है, तो उसके वो नेचुरल लेंस जन्म से ही धुंधला है, जिसे कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोलते हैं। तो जब बच्चा पेट के अंदर बनता है एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम, उसमें कुछ ऐसे
ग्रेडियंट्स हैं जिससे वो जो नेचुरल लेंस के फाइबर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, वो पूरा न्यूट्रिशन उनको नहीं जा पाता ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, और वो पूरे ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी नहीं रह पाते। तो वो क्लाउडिंग जो है वो नेचुरल लेंस की वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ बर्थ रहती है, जिसे कंजेनिटल कैटरेक्ट बोलते हैं, जिसमें बहुत अर्ली स्टेज पे ही हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो वो एक कैटेगरी है कंजेनिटल कैटरेक्ट की। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें उम्र का अगर हम कैटेगरी छोड़ दें तो दूसरे कारणों से भी कैटरेक्ट बन सकता है। जैसे किसी के आंखों में अगर बार बार सूजन आती रहती है, जैसे यूवेटिस के केसेस होते हैं, तो ज्यादा सूजन आने की वजह से जो आंख नेचुरल लेंस में जो न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, तो वो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, तो वो जो फाइबर्स हैं, जो कोलेजन फाइबर्स हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाते, तो एक अर्ली स्टेज में भी कैटरेक्ट फॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं। तो ये मुख्य कारण है जो कैटेगरी हमें मोतियाबिंद की मिलती है। इसके अलावा आपने देखा होगा आजकल जैसे इंडस्ट्रियल ट्रॉमा है, आंखों में चोट लगे हुए केसेस आते हैं, तो अगर ये आंख में कोई चोट लगती है तो इसमें आंख की जो परत है जिसे लेंस कैप्सूल बोलते हैं वो रप्चर कर जाता है। जैसे ही वो रप्चर करता है तो वैसे ही जो नेचुरल लेंस का जो हाइड्रेशन हो जाता है अंदर, वो एक्वस चला जाता है और वो पूरा का पूरा धुंधला पड़ जाता है, जिसे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट बोलते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से भी होता है कि किसी को करंट लगा और वो फाइबर्स एकदम ओपेसिफाई या धुंधले हो गए, जिसे इलेक्ट्रिकल कैटरेक्ट बोलते हैं। तो सबसे जो बड़ा ग्रुप है दैट इज सेनाइल, उम्र के साथ में होता है सेनाइल कैटरेक्ट, और ये उसके सेकेंडरी कॉजेज हैं जो मैंने बाद में डिस्कस करे हैं। तो लेकिन फाइनली अगर हम एक लाइन में इसको सेंटेंस को खत्म करें कि ये कैटरेक्ट या सफेद मोतियाबिंद है क्या, तो वो आंखों का जो नेचुरल लेंस है उसका धुंधलापन होने को सफेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। आपने लास्ट वीडियो में मुझे कहा था कि नवजात बच्चे को काला मोतिया हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या नवजात बच्चे को सफेद मोतिया भी हो सकता है? बिल्कुल, नवजात बच्चे को सफेद मोतियाबिंद हो सकता है, क्योंकि वो जब पेट के अंदर होता है तो उस टाइम वो जो नेचुरल लेंस है जो नॉर्मली बनता है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं पहुंच पाते और वो जन्म से ही धुंधला रहता है, जिसे कंजेनिटल कैटरेक्ट बोलते हैं। कितने चांसेस है नवजात बच्चों में मोतियाबिंद होने के? दैट इज अराउंड 0.01% जो नॉर्मल पॉपुलेशन में मिलता है। क्या वो नवजात बच्चे के पैदा होते ही होता है, पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में ही होता है, या फिर पैदा होने के कुछ साल बाद होता है? गर्भ में ही होता है। जो कंजेनिटल कैटरेक्ट है वो गर्भ में ही होता है, लेकिन जो उसका टाइम है डायग्नोसिस का वो वेरी कर सकता है। जैसे आजकल एक जो चेकअप है वो जस्ट आफ्टर बर्थ हो जाता है, तो अगर किसी कुशल नेत्र चिकित्सक से जांच कराई है आपने ऐसे बच्चे की इमीडिएटली, तो उसको डायग्नोज इजीली करा जा सकता है कंजेनिटल कैटरेक्ट को। कुछ बच्चों में अनडायग्नोज रह जाता है, होता वो जन्म से ही है लेकिन वो डायग्नोज लेट होता है, कभी 1 साल बाद डायग्नोज हुआ, 2 साल बाद हुआ, 3 साल बाद हुआ, क्योंकि ज्यादा वो मैच्योर होने के बाद बाहर से ही दिखने लगता है, पुतली के बीच में सफेदी दिखने लगती है, तो वो ऐसे ही पेरेंट्स भी पहचान लेते हैं कि ये व्हाइट क्या हो रहा है, वो इमीडिएटली लेकर के भागते हैं चेकअप के लिए कि देखो बच्चे के ये हमारे जो तारा है ये सफेद दिखाई दे रहा है। तो वो डिपेंड करता है उसके मैच्योरेशन पे, लेकिन अगर मिनिमल होता है तो उसको डायग्नोज कर पाना ऐसे बहुत मुश्किल है, लेकिन जब उसका क्लिनिकल चेकअप होता है वो इजीली डायग्नोज हो जाता है। दूसरा जो आपने पूछा है कि जन्म के बिल्कुल बाद में ना हो गए, उसके बाद में भी होता है, तो एक जुवेनाइल कैटेगरी में भी हो सकता है, वो उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल कैटरेक्ट, कि बच्चे का 10 साल की एज में 20 साल की एज में कैटरेक्ट हो गया, यानी कि जो एज ग्रुप ही नहीं है कैटरेक्ट का, तो वो प्री सेनाइल कैटरेक्ट या उसे जुवेनाइल कैटरेक्ट बोल देते हैं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये तो बच्चों में चांसेस आपने बता दिए। क्या अगर बच्चों में स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि इसको मोतियाबिंद है, ट्रीट हो सकता है? बिल्कुल, इसका बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है और सर्जरी इज द ओनली सोल्यूशन। केवल और केवल ये ऑपरेशन के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है इसको, इसका कोई मेडिसिन से ट्रीटमेंट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो जो पेरेंट्स इस आभास में इसको लेट कर देते हैं कि कहीं कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए कि वो ये कह दे कि भाई ये दवा डाल लीजिए इससे सही हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। तो अगर किसी को कैटरेक्ट डायग्नोज हुआ है तो वंस इट इज डायग्नोज इट has to be operated as early as possible and surgery is the only solution। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं। वैसे मोतियाबिंद होने की जनरली एज क्या रहती है, मतलब किस उम्र के बाद मोतियाबिंद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? अराउंड जो 60s की एज है वो मोस्ट कॉमन एज है, जिसमें
अंदर लेंटिकुलर चेंजेस स्टार्ट होते हैं और कैटरेक्ट फॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं। तो एवरेज जो एज है वो 60 के आसपास ही है। अब उसमें 55 से 65 के बीच में ले लो, 55 से 60 के बीच में आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 60 ईयर्स एज जो है दैट इज एवरेज एज जिसमें चांसेस रहते हैं कैटरेक्ट फॉर्मेशन के। आपने मोतियाबिंद का सबसे कम उम्र का पेशेंट कौन सा देखा है अपनी लाइफ में? जस्ट आफ्टर बर्थ, अभी हमने कंजेनाइटल कैटरेक्ट की बात करी, आपने तो किया है ट्रीट? बिल्कुल बिल्कुल, जो रूटीन चेकअप के लिए आते हैं इमीडिएटली आफ्टर बर्थ के कुछ केसेस होते हैं, जैसे आजकल आपने सुना होगा कि बच्चा पैदा हुआ, वो आजकल प्रीमैच्योर बच्चों की परसेंटेज बढ़ रही है, टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, तो उनको आपने देखा होगा NICU में कुछ दिन तक रखा जाता है। तो उसमें ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से पर्दे पे कुछ खून की जो नसें हैं वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाती, तो उसमें कुछ नई नसें बन जाती हैं जिसको ROP बोलते हैं, रेटिनोपैथी और प्रीमैच्योरिटी। तो उसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसको पहचानना पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारे पीडियाट्रिशियन है, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उन्होंने सपोज 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बच्चे को NICU में रखा, तो जब वो वहां से डिस्चार्ज करते हैं तो इट इज मैंडेटरी कि जब भी बच्चे को ऐसे प्रीमैच्योर बेबी को रखा जाता है तो उसकी ROP स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो वो एडवाइस करते हैं कि भाई अपने एक डॉक्टर से आप इनके आई का चेकअप करा लीजिए, ROP स्क्रीनिंग करा लीजिए। तो जब वो बच्चे आते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि खाली हमें ROP स्क्रीनिंग करनी है। तो जब बच्चा आया, चाहे वो पैदा होने के 1 दिन बाद आया, चाहे पैदा होने के 1 महीने बाद आया, तो उसका एक जनरल स्क्रीनिंग सभी बीमारियों की करी जाती है कि बच्चों को ग्लोकोमा तो नहीं है, बच्चों को कैटरेक्ट तो नहीं है। तो जितना जल्दी वो आ जाते हैं उतनी जल्दी वो चीज डायग्नोज हो सकती है। सर, प्रीमैच्योर का मतलब यही समझे ना कि समय से पहले पैदा हो गया। बिल्कुल। अगर बच्चा प्रीमैच्योर है तो उसको मोतियाबिंद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो मतलब ये तो बड़ी शॉकिंग बात है, क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस में बहुत अर्ली स्टेज में नेचुरल लेंस का फॉर्मेशन होता है। तो जब नेचुरल लेंस बनता है आंख के अंदर, तो उसी टाइम अगर किसी में कोई डिफेक्ट है तो वो उसी टाइम होगा। तो इसलिए वो प्रीमैच्योर स्टेज में भी डायग्नोस हो सकता है। एक भारत के एक बहुत बड़े आंखों के डॉक्टर ने ये कहा था कि हर इंसान को मोतियाबिंद होगा ही होगा। कितना सच है? देखिए, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मोतियाबिंद या कैटरेक्ट ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स काइंड ऑफ एज रिलेटेड चेंज। जैसे जैसे शरीर में बदलाव आते हैं उम्र के साथ, शरीर के हर अंग में, तो ये आंख में आया हुआ वैसा ही एक बदलाव है। तो पहले तो दिमाग से हमें ये बात निकालनी है कि कोई बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, ये एज रिलेटेड चेंज है। तो ये किसी के द्वारा कहा गया, हाँ, क्योंकि हर आदमी जिसने 70, 80, 90 साल की एज अचीव कर ली, तो ऑब्वियसली उसके आंख के अंदर भी बदलाव आएंगे, हाँ, उसके आंख के जो नेचुरल लेंस है उसके अंदर भी बदलाव आएंगे। लेकिन प्रोग्रेशन वेरी कर सकता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी की 70 साल एज हो गई और वो उसकी 70 साल में डेथ हुई तो उसको मोतिया नहीं बना। तो उसको किसी फॉर्म में, मैंने बताया, स्लो प्रोग्रेशन होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम बढ़ जाएगा या एकदम दिखना बंद हो जाएगा किसी को, तो वो बहुत स्लोली प्रोग्रेस करता है। अलग अलग ग्रेड है इसकी, ग्रेड 1, 2, 3, 4, तो मैच्योरेशन की स्टेजेस होती हैं इसकी, और जिसमें टाइम लगता है। तो ये कहना कि एज के साथ में सबको कैटरेक्ट होगा, तो ये काफी हद तक सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये एज रिलेटेड चेंज है। कुछ ना कुछ लेंटिकुलर चेंजेस उसमें जरूर होंगे, कुछ ना कुछ बदलाव उसमें आएंगे। तो मतलब, लेकिन सर, मतलब कई बार ये बात बहुत अटपटी सी भी लगती है कि होगा ही होगा, क्योंकि सर हमारी फैमिली में लोग हैं, दादा है, नाना है, हमारे आस पड़ोस में किसी को मोतियाबिंद नहीं हुआ। तो जब हम ये सुनते हैं कि हाँ होगा ही होगा, हर उम्र के इंसान को या हर इंसान को लाइफ में मोतियाबिंद एक टाइम के बाद होगा ही होगा, और फिर हम ये बात जब कोई डॉक्टर कहता है सुनते हैं, फिर आसपास के लोगों को देखते हैं, हम कहते हैं इनको तो है ही नहीं, ना चश्मा है, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं सर पुराने। बिल्कुल। फिर ऐसा लगता है कि या ये लोग अपनी बीमारी चेक नहीं करवा रहे या डॉक्टर झूठ बोल रहा है। देखिए, हर आदमी अगर बूढ़ा होगा, हाँ, तो हर आदमी को मोतियाबिंद होगा। तो आपने ना ग्रेड है अलग अलग, मोतियाबिंद के कितने ग्रेड हैं? बिल्कुल। क्या इसमें टाइप्स भी होते हैं, और हर ग्रेड में क्या क्या होता है और क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, ये जो एक इमेच्योर स्टेज होती है, जो अर्ली जो चेंजेस हैं नेचुरल लेंस में, तो वो प्री कैटरेक्ट कुछ स्टेज होती है जिसमें अर्ली लेंटिकुलर चेंजेस आते हैं। यानी जो नेचुरल लेंस है उसमें कुछ ऐसे बदलाव आएंगे कि जिसमें उसके फाइबर्स धुंधले भी नहीं हुए, लेकिन
उसमें कुछ ऐसे बदलाव आने लगे कि जिसमें हम ये प्रिडिक्ट करते हैं अगले 4-5 इयर्स डाउन द लाइन इनको कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो लेंटिकुलर चेंजेस होते हैं जो कि प्री कैटरेक्टस है, यानी कि कैटरेक्ट बनने से पहले के बदलाव हैं। तो वो किसी को 2 साल भी रुक सकते हैं, किसी को 4 साल भी, 5 साल भी रुक सकते हैं, लेकिन वो जो चेंजेस हैं वो आएंगे। उसके बाद स्टेज आती है कि ग्रेड 1 में उसको कैटरेक्ट हो, तो उसमें इमेच्योर स्टेज की ग्रेड 1 बोल देते हैं। थोड़ा और बढ़ेगा तो इसमें जो फाइबर्स हैं, जो नेचुरल फाइबर्स हैं, वो एक साथ सफेद नहीं होते, एक साथ धुंधले नहीं होते, तो वो पेरिफेरी से धुंधले होने शुरू होते हैं और धीरे धीरे सेंटर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट में। तो जितने ज्यादा वो उस नेचुरल लेंस को इन्वॉल्व करेंगे उसके ही हिसाब से वो ग्रेडिंग सिस्टम है। लास्ट स्टेज में ग्रेड 4 में इमेच्योर स्टेज में एक थोड़ा सा ही 10-20% ट्रांसपेरेंट जोन बचता है अंदर नेचुरल लेंस का जो ट्रांसपेरेंट होता है, अदरवाइज वो पूरा मैच्योर स्टेज में वो पूरा कवर हो जाता है। इसके बाद जो हमारी फाइनल मैच्योरेशन वाली स्टेज है उसमें सारे फाइबर्स वो धुंधले पड़ जाते हैं। अगर इस स्टेज पर भी किसी ने इग्नोर किया या नहीं दिखाया, ऐसे ही चलते रहने दिया कि एक स्टेज, एक आंख में पूरा मैच्योर है और दूसरी आंख से बंदा काम चला रहा है इग्नोर करने के बाद, तो ये हाइपर मैच्योर स्टेज में पहुंच सकता है, यानी कि पकने के बाद ये और ज्यादा पक जाएगा और ये स्वेल कर जाता है, जिसमें काफी हद तक फटने के चांसेस रहते हैं। अगर ये एक बार ये फट जाए तो इसमें लास्ट स्टेज में वो जो चैनल है वो ब्लॉक हो जाता है और इसमें कैटरेक्ट के साथ साथ ग्लूकोमा फॉर्मेशन के भी चांसेस हो जाते हैं, जिसको फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा बोलते हैं। मतलब आंखों में मोतियाबिंद हुआ और वो फट गया, जी, अपने आप फट जाता है। बिल्कुल। तो फटा हुआ कैसे पता चलता है, मतलब आंखों को देख के? ये खाली अकेली स्टेज है, अभी हम सिम्टम इसका डिस्कस करेंगे। नॉर्मली कैटरेक्ट में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन अगर किसी बंदे ने ये इग्नोर किया तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें मैच्योर होगा, फिर हाइपर मैच्योर होगा और उसके बाद वो रप्चर कर जाएगा। जैसे ही वो रप्चर करेगा वैसे ही उसमें काला मोती आ जाता है, आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने की जो कंडीशन है वो पेन इंड्यूस करती है, उसमें काफी जोर से पेशेंट को दर्द होता है और पेशेंट इमीडिएटली प्रेजेंट करता है कि भाई मेरे ऐसे पहले रोशनी नहीं थी और ये अचानक दर्द शुरू हो गया। तो वो स्टेज है जिसमें हाइपर मैच्योर इंट्यूमिशन कैटरेक्ट जो है वो रप्चर कर जाता है और उसमें फिर ये काला मोती आ जाता है। ये तो बड़ा सीरियस है क्योंकि हम लोगों की से प्रवृत्ति है कि वो इग्नोर करने की, डिले करते, वो कहते हैं ठीक है देखेंगे बाद में जब पक जाएगा पूरा तब ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन अगर फट गया मोतियाबिंद आंखों में ही, दर्द तो होगा उसके बाद, क्योंकि काला मोतिया बनने लगेगा। बिल्कुल, और वो और खतरनाक है। बिल्कुल, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। आई में बहुत ही लिमिटेड इमरजेंसीज हैं, ये उसी में से एक। तो सिम्टम्स क्या है, मतलब एक आम आदमी स्टार्टिंग में ही, मतलब उसकी आंखें मोतियाबिंद की वजह से सफेद नहीं हुई हैं, उस स्टेज में वो कैसे पता लगाएं कि उसको या उसके घर में किसी को मोतियाबिंद हो रहा है? क्या सिम्टम्स है? अगर हम बहुत ही शुरुआती लक्षणों की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं, कलर्स हल्के से फेडेड दिखाई देते हैं, कि जो उसके 2-4-5 साल पहले दिख रहे थे उस बंदे को कलर्स, तो उतने शार्प कलर्स नहीं दिखते हैं, उनका कॉन्ट्रास्ट उतना अच्छा नहीं होता है, उनकी शार्पनेस इतनी अच्छी नहीं होती है। तो जो कॉन्ट्रास्ट है वो सबसे पहले जाता है। उसके बाद जो लाइट्स होती हैं वो थोड़ी फटी फटी सी दिखने लगती है, जिसे ग्लेयर कहते हैं। जैसे रात में ड्राइव कर रहे हैं तो वो ग्लेयर होने लगती है उसमें। तो ये अर्ली सिम्टम हुआ। और अर्ली स्टेज में ही कभी कभी मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन होना, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। तो ये इनिशियल सिम्टम है रोशनी कम होने से भी पहले। तो कभी भी अगर इन तीनों सिम्टम में कोई भी अगर फील करता है तो उसका बिल्कुल स्टार्टिंग एज में एक रूटीन चेकअप होना चाहिए और वो बहुत अर्ली स्टेज पर डायग्नोज हो जाता है। लेकिन एक इंसान का कितने टाइम बाद जाके आंखें सफेद होने लगती है? मतलब अगर किसी को मोतियाबिंद है, कितने टाइम बाद जाके उसकी आंखों में सफेद सफेद डॉट दिखने लगेगा और फिर कितने टाइम बाद जाके उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाएंगी? मैच्योरेशन में टाइम लगता है। अगर सपोज किसी का 60 साल की एज में स्टार्ट हुआ है तो ऑलमोस्ट उसको 8-10 साल लगते हैं पूरा मैच्योर होने में। तो ऐसा नहीं है कि वो 1-2 साल में पूरा मैच्योर हो जाएगा, तो इतना पीरियड मिल जाता है। लेकिन आज का जो एक रूटीन लाइफ स्टाइल है, जो प्रिसीजन ऑफ वर्क है, रीडिंग राइटिंग वर्क है, मोबाइल का बहुत ज्यादा वर्क है, तो अब पहले के टाइम में जैसे लोग फार्मर्स होते थे, मोटे मोटे काम हुआ करते थे, तो उतना फाइन वर्क की नीड नहीं थी। तो लोग जो है ज्यादा लेट सर्जरी कराते थे जब बिल्कुल उनको दिखना बंद हो जाता था। लेकिन आज के
टाइम में जो सर्जरी का इंडिकेशन है, इट शुड बी ऑपरेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि उसमें क्वालिटी ऑफ विजन तो बढ़ ही जाता है। तो इसलिए जिस बीमारी का इलाज ही सर्जरी है, तो इसमें डिले करने से कोई फायदा नहीं है, या उसके लिए ऐसा वेट करें कि वो पूरा एक आंख से ब्लाइंड हो जाए उसके बाद सर्जरी करें, तो अब ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। पहले जो सर्जरी होती थी उसमें पूरा चीरा लगा के इसको निकाला जाता था, तो डॉक्टर्स अपनी तरफ से ही एडवाइस कर देते थे कि अभी आपका पूरा पका नहीं है, जब पूरा पक जाएगा तब ये निकलेगा। लेकिन अब जो एडवांस सर्जरीज हैं वो माइक्रोफेको टेक्निक से करी जाती हैं, जिसमें एक छोटा सा छेद करा जाता है, अंदर ही आंख के उस मशीन के द्वारा उसको घोला जाता है और उसको सक कर लिया जाता है। तो जितना अर्ली स्टेज में, जितना इमेच्योर स्टेज में होगा, उतना ही उस सर्जरी का आउटकम बढ़िया होगा। मैंने भी यही सुना है सर बचपन से कि मोतियाबिंद जब पूरा पक जाता है, जब आंखें पूरी सफेद होने लग जाए, तब जाके सर्जरी कराओ, लेकिन ये मिथ है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के टाइम में वो मिथ है। वो कभी वो सही था, क्योंकि जब चीरा लग के सर्जरी होती थी तो उसको पूरा इंटैक्ट फॉर्म में पूरा मोतिया को बाहर निकालते थे। तो 10-12 मिलीमीटर का एक चीरा लगता था आंख के अंदर और वो पूरा मोतिया बाहर निकलता था। अगर इमेच्योर स्टेज में उस टाइम इसको निकालने की कोशिश करते तो वो आधा अंदर रह जाता, आधा निकल जाता। तो इसलिए डॉक्टर ही एडवाइस करते थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में पूरा जो कैटरैक्ट है उसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में मशीन अंदर आंख के घोल देती है और उसको सक कर लेती है। मतलब ये है, जब आपको पता चल जाए कि आपकी आंखों में मोतियाबिंद है, चाहे आपकी आंखें सफेद दिखना शुरू हुई है या नहीं, अगर आपको पता चल गया मोतियाबिंद है, सर्जरी करा। बिल्कुल। तो क्या ऐसा भी है कि एक इंसान ने सर्जरी तो करा ली, लेकिन सर्जरी कराने के बाद मोतियाबिंद फिर से हो सकता है? नो, अगर एक बार सर्जरी हो गई तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि दोबारा हो जाए, क्योंकि मैंने बताया ये नेचुरल लेंस में धुंधलेपन को ही कैटरैक्ट बोलते हैं, तो ये पूरा ही निकाल देते हैं। हाँ, इसका एक कैप्सूल अंदर रह जाता है। आंख का जो नेचुरल लेंस है, ये कैप्सूल में कवर रहता है। हाँ। तो जिसे एंटीरियर कैप्सूल और पोस्टीरियर कैप्सूल बोलते हैं। तो कैटरैक्ट फॉर्मेशन के बाद जब हम सर्जरी करते हैं तो इसमें एंटीरियर कैप्सूल तो हम सर्जरी के टाइम ही निकाल देते हैं, और जो पोस्टीरियर चैम्बर, जो पीछे वाला जो कैप्सूल बचता है, उसमें आर्टिफिशियल लेंस फिट होता है। तो कुछ टाइम बाद ये जो पीछे वाला कैप्सूल है ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है या धुंधला हो जाता है, तो उसको कहते हैं पीसीओ, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी, या आफ्टर कैटरैक्ट, यानी कि कैटरैक्ट के बाद में कोई दूसरा कैटरैक्ट बन गया, जैसे आफ्टर कैटरैक्ट। तो बेसिकली ये कैटरैक्ट फॉर्मेशन नहीं है, ये नाम भी एक मिसनोमर है। तो ये बेसिकली झिल्ली का एक ओपेसिफिकेशन है, झिल्ली का धुंधलापन है, और जिसको एक सिंपल सी टेक्निक जिसे एनडी या लेजर कैप्सुलोटमी बोलते हैं, एक लेजर मशीन होती है, उससे लेजर लाइट के 3-4 शॉट देते हैं और उसमें एक छोटी सी ओपनिंग बनाई जाती है, और उसमें एक छोटी सी ओपनिंग बना दी जाती है, तो वो रोशनी वापस वैसी हो जाती है। तो ये वाला है कैटेगरी जिसको आफ्टर कैटरैक्ट कभी कभी लिटरेचर में बोल देते हैं। लेकिन सफेद मोतिया की अगर हम बात करें, अगर एक बार ये ऑपरेट कर दिया तो ये दोबारा नहीं हो सकता। क्या क्या सर्जरी होती है, कितना खर्चा आता है, डाइट में क्या परहेज रखें, वो मैं आपसे बाद में जानूंगा। लेकिन उससे पहले आप एक ये बात क्लियर कीजिए कि आंखों से जुड़ी बीमारियां आजकल इसलिए भी बढ़ रही है कि लोगों का, जैसे हर बार हर कोई कहता है लाइफस्टाइल खराब है। हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी क्या गलत गलत चीजें हैं जिसकी वजह से आजकल मोतियाबिंद ज्यादा बढ़ रहा है और जल्दी लोगों को हो रहा है? देखिए, अगर लाइफस्टाइल की बात करें, जो कैटेगरी कैटरैक्ट वाली है, तो इसका लाइफस्टाइल से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। जैसे अभी हमने रिसेंटली डिस्कस करा है, दैट इज सेनाइल, एज रिलेटेड है, तो उम्र के साथ हो रहा है। लेकिन अभी केसेस जो ज्यादा डायग्नोज हो रहे हैं, बेसिकली अभी जो एक रूटीन एग्जामिनेशन का मॉड्यूल है, हेल्थ जो सर्विसेज हैं वो बहुत फ्रीली अवेलेबल है हर जगह, तो केस डायग्नोज अर्ली हो जाते हैं। तो एक वो रीजन है। पहले पेशेंट डॉक्टर के पास बहुत लेट स्टेज में जाता था, जब उसका 50% 70% विजन जा चुका होता था, तो मोटा मोटा काम करना होता था। आज ये है कि एग्जीक्यूटिव क्लास में कोई ऑफिस में काम कर रहा है, उसको अगर 10% भी अगर विजन में ब्लरिंग है तो वो इमीडिएटली आता है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, तो अर्ली एग्जामिनेशन कराने लगे हैं। तो अर्ली एग्जामिनेशन होने लगता है तो फिर जो इस तरह की डिसीजेज हैं जो काफी हद तक इनहेरेंट रहती हैं, तो वो अर्ली डायग्नोसिस उनकी बन जाती है। तो वो नंबर ऑफ केसेस में जो इंक्रीमेंट आया है वो बेसिकली उनका अर्ली डिटेक्शन की वजह से आया है, ना कि वो उसका ज्यादा बनने लगे हैं, वो ऐसा नहीं है। एक बात को हम मान लेते हैं, आपकी बात, कि मोतियाबिंद एज रिलेटेड है,
लेकिन अगर इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछूं, एक इंसान है जो बिल्कुल हेल्दी है और उसके बॉडी ऑर्गन की हेल्थ भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक इंसान है जो हमें बाहर से तो यंग दिख रहा है, 30 35 40 साल का, उसकी एज नहीं हुई है मोतियाबिंद वाली, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जो उसके अंदर के बॉडी ऑर्गन्स है, उसकी लाइफ स्टाइल की वजह से वो बॉडी ऑर्गन्स इतने ज्यादा डैमेज कहूं या वीक कहो, या उनकी एज ज्यादा हो गई है, तो क्या उसको मोतियाबिंद हो सकता है? क्योंकि बाहर से तो वो यंग दिख रहा है, बिल्कुल। लेकिन अंदर के उसके ऑर्गन ज्यादा वीक है, ज्यादा डैमेज है, या ये कह सकते हैं कि कई लोग कहते हैं इंसान की एज तो कम है लेकिन ऑर्गन की एज ज्यादा है, तो क्या ऐसे इंसान को 35 40 45 साल की एज में मोतियाबिंद हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये हाईलाइट किया है। आज के टाइम में बहुत अर्ली स्टेज में कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड। तो कुछ मेटाबॉलिक कंडीशन शरीर की ऐसी हैं कि जिसमें अर्ली स्टेज में कैटरेक्ट हो जाता है, या वो जो नेचुरल लेंस है वो धुंधला पड़ जाता है। और आजकल काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जिनके ट्रीटमेंट में सिंपल सी बीमारी जैसे स्किन की एलर्जी होती है, उनकी बीमारी के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जो स्टेरॉइडल मेडिसिन हैं ये इंड्यूस करती हैं अर्ली कैटरेक्ट फॉर्मेशन को। तो उसमें काफ़ी ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी एज 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है। इस कैटेगरी के बच्चे वो काफ़ी प्रेजेंट कर रहे हैं कैटरेक्ट के साथ में। तो अर्ली डिटेक्शन जो है, या अर्ली उनका जो सिम्टम आ रहा है जो ड्रग इंड्यूस्ड है या कोई मेटाबॉलिक कॉज है उसका, तो वो ये कारण है। तो ये केसेस सडनली बढ़े हैं। जैसे कोविड के बाद भी अगर आपने देखा होगा तो कोविड में स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। तो अभी रिसेंटली यंग एज ग्रुप का जो कैटरेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डायग्नोज होने लगा है, लेकिन अल्टीमेटली डायग्नोज होने के बाद ट्रीटमेंट वही है, सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। वो लेंस डाल के सिंपल सी सर्जरी हो जाती है और वो सभी केसेस बढ़िया रहते हैं। स्किन के केसेस में मैंने बहुत देखा है स्टेरॉइड का यूज, और खास करके जो जितने लोग जिम जा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, यंगस्टर्स स्टेरॉइड ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे किसी भी फॉर्म में ले, जान कर ले या अनजाने में ले, वो जा रहा है। बिल्कुल। और स्किन का तो मैं खुद बताऊंगा सर, मेरे पैर में कुछ निशान पड़ते थे नील से। मैं इस डर्माटोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने पहले तो मुझे कहा 3 टेस्ट कराओ, फिर कहा चलो एक काम करो टेस्ट बाद में कराना। उन्होंने कुछ ट्यूब्स दी, कहा इसे लगाओ और फिर बताना 1 हफ्ते में कितना असर हुआ। मेरी ही गलती थी, मैंने चेक ही नहीं किया ट्यूब को, नाम तक नहीं पढ़ा, लाया घर पे लगाई, और लगाने के बाद जब देखा वो स्टेरॉइड वाली क्रीम है, तो मैंने उसी दिन लगाना छोड़ दिया। डाइट में थोड़ा सा चेंज किया, सारे निशान ठीक हो गए। तो तब मुझे पता चला कि, और उससे पहले भी एक बार जब किसी, मेरे बहुत सारे नोन हैं जो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो उन्हें हर बीमारी के नाम पे स्टेरॉइड दे देते हैं। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा सर गलत है, लेकिन कितना सही है वो भी नहीं पता हमें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। तो क्या स्टेरॉइड ओरल फॉर्म में या क्रीम की फॉर्म में लगाने से मोतियाबिंद हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। स्टेरॉइड का बहुत डायरेक्ट साइड इफेक्ट है ये। तो स्टेरॉइड यूसेज जो है ये बेसिकली इसके बहुत ही लिमिटेड इंडिकेशंस हैं। तो एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल पर्सनल से ही हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए किसी भी बीमारी का। और उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें वो स्टेरॉइड देते हैं, चाहे वो लगाने के स्टेरॉइड्स हों चाहे वो ओरल स्टेरॉइड्स हों, तो उसका एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें वो बंद करने होते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम स्टेरॉइड यूज करेंगे तो कैटरेक्ट फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए बहुत ही लिमिटेड यूसेज है इसका। लेकिन हाँ, जो बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हमें लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड यूज करना है तो उसमें काफी चांसेस रहते हैं कैटरेक्ट फॉर्मेशन के। दैट इज, तो उसमें काफी हद तक चांसेस रहते हैं कि उसमें स्टेरॉइड इंड्यूस्ड कैटरेक्ट हो जाए। तो इसलिए बहुत ही कॉशियसली ये स्टेरॉइड हमें यूज करने चाहिए और हमेशा प्रिस्क्रिप्शन भी करने चाहिए। तो आपने अभी हाईलाइट किया है पॉइंट, जैसे जिम के जो बंदे हैं आजकल वो बहुत स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो ये इनके सप्लीमेंट्स होते हैं तो उसमें भी बड़ा एडल्ट्रेशन आता है, उसमें भी स्टेरॉइड्स होते हैं, यहाँ तक कि वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन तक लेते हैं। तो स्टेरॉइड की वजह से कैटरेक्ट का बहुत ज्यादा अभी इंसिडेंस बढ़ा है और यंग एज ग्रुप में बढ़ा है। तो वो बेसिकली ड्रग इंड्यूस्ड है। तो मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे, जो भी जिम जाने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं या उनके घर वाले, और उनको पता है कि उनका जिम जाने वाला बच्चा स्टेरॉइड लेता है, तो ध्यान रखो आपको मोतियाबिंद हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वैसे तो हम कहते हैं ना 60 साल के बाद होता है, और आपने ये भी कहा कि नवजात बच्चे को हो सकता है लेकिन रेयर केस है।
यंगस्टर में आपने कितनी उम्र वाले इंसान को मोतियाबिंद होते हुए देखा है, या आपके पास कितनी उम्र का एक यंगस्टर आया हो जिसे मोतियाबिंद हुआ हो? मैंने अभी बताया जैसे पैदा होने के तुरंत बाद भी मेरे पास बच्चे हाँ। आए हुए हैं जिसमें हमने सर्जरी परफॉर्म करी है। और जो डेवलपमेंटल कैटरेक्ट के यानी कि जो 10-20 साल की एज ग्रुप के हैं वो भी केसेस आते हैं। और अभी जैसे ड्रग रिलेटेड है, ये स्टेरॉइड इंड्यूस्ड है, ये जो हमारी कैटेगरी है 20 से 30-40 साल के बीच में जो प्री सेनाइल एज होती है उसमें काफ़ी केसेस आते हैं जिनको हम सर्जरी करते हैं। तो ये जो इंसिडेंस है वो रिसेंटली अभी लास्ट 8 to 10 ईयर्स में बढ़ा है काफ़ी हद तक कैटरेक्ट का। अल्कोहल और स्मोकिंग से क्या मोतियाबिंद हो सकता है, या नॉट डायरेक्ट जल्दी हो सकता है? नॉट डायरेक्टली, क्योंकि अल्कोहल का डायरेक्ट उसका कोरिलेशन नहीं है, ना ही वो स्मोकिंग का कोई ज्यादा कोरिलेशन है। तो कैटरेक्ट फॉर्मेशन का उसमें ऐसा कोई चांसेस नहीं रहते हैं। जैसे हम कहते थे ना कि 60 साल के बाद होता है, अब अर्ली होने लगा है। बिल्कुल। तो उसके बहुत से कारण आपने बता दिए कि लाइफस्टाइल खराब है, हर चीज इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी करती है, चाहे स्टेरॉइड हो या कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन जो हमारी डाइट है, क्योंकि हम जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जो हम खाते हैं या जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम दिखते हैं। तो ये अनहेल्दी फूड, चाहे वो जंक फूड, फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या ज्यादा तला भुना, बिल्कुल, ये अगर कोई कंज्यूम ज्यादा करता है तो क्या उसे उम्र से पहले मोतियाबिंद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपने एक टर्म सुना होगा दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हाँ। जितने भी ज्यादा मिर्च मसाले वाले पकवान होते हैं या जंक फूड होते हैं, ये बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो जो एक ऑक्सीडेटिव हर टिश्यू का, बॉडी के अंदर हर टिश्यू का एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें नॉर्मल वे में ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करे। तो जिसमें हमारे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैरेट्स हैं, फ्रूट्स हैं, येलो फ्रूट्स हैं, तो जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, तो इसमें एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इसलिए जंक फूड अवॉइड करके या ऐसे फूड जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड करके हमें नेचुरल इस तरह से डाइट लेनी चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसी डाइट लेंगे जिसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारा कम होगा, तो जो हमारे अंदर के नेचुरल स्ट्रक्चर है, आंख के अंदर नेचुरल स्ट्रक्चर है, नेचुरल लेंस है, उनको एक सफिशिएंट न्यूट्रिशन पहुंचेगा जितना पहुंचना चाहिए। तो उसमें उस आगे जाके धुंधलापन होने के चांसेस ऑब्वियसली कम होंगे। तो इसलिए कैटरेक्ट फॉर्मेशन उतना जल्दी नहीं होगा। तो इसलिए जिन लोगों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है, ज्यादा वो इस तरह के इन्फ्लेमेटरी वाले प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उसमें कैटरेक्ट फॉर्मेशन के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो अर्ली स्टेज पे हो जाए। वैसे तो सर हर इंसान का बॉडी टाइप अलग अलग होता है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं फिर भी हेल्दी नहीं रह पाते, और कई लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज करते ही नहीं है फिर भी पूरे हेल्दी रहते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारी आंखों को हेल्दी रखने में और कैटरेक्ट के प्रभाव को कम करने में या कैटरेक्ट के टाइम पीरियड को डिले करने में एक्सरसाइज का कितना रोल है? एक्सरसाइज का काफी रोल है, क्योंकि जब हम नेचुरल एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ओवरऑल सारे ऑर्गन हमारे फिट रहते हैं। तो इसलिए मैंने अभी बताया कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा एक न्यूट्रिएंट्स का इंटेक भी बढ़ता है। तो हम नेचुरल अगर इंटेक लेते हैं तो जितना भी हमारे लिए विटामिन्स या मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स किसी भी ऑर्गन को अच्छा हेल्दी बनाने में काम आते हैं, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में जाते हैं। तो जब वो सफिशिएंट क्वांटिटी में जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ बढ़ेगी। तो जो नेचुरल ऑर्गन्स हैं तो वो ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। तो इसलिए जो डिसीज सपोज किसी को 60 साल में होनी है, हो सकता है वो 65 साल में हो, वो 70 साल में हो, जो बदलाव उसमें अर्ली स्टेज में आते हैं। तो उसको काफी हद तक डिले करा जा सकता है अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके और अपना डाइटरी कंट्रोल अच्छा करके। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये भी हो सकता है कि आपको कभी सर्जरी की जरूरत भी ना पड़े। बिल्कुल, ये पॉसिबल है, क्योंकि काफी लोग होते हैं जिसमें लेट स्टेज ऑनसेट होता है कैटरेक्ट का, और सपोज उनका 70 में स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने बताया बहुत स्लो प्रोग्रेशन होता है, और 80-90 ईयर्स तक वो जिए। तो तब तक फैमिली में काफी आपको सुनने को मिलता होगा बहुत फैमिली में कि भाई हमारी तो दादा की जो है या फादर की 90 ईयर्स में डेथ हुई, 80 ईयर्स में डेथ हुई, उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी सर्जरी की। ऐसा होता है। तो ये वेरी करता है जो प्रोग्रेशन है।
क्या आंखों में शहद, घी, गुलाब जल और जो लीच होती है, लोग आंखों में लीच से भी अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, इन सब से मोतियाबिंद ठीक हो सकता है? एलोपैथिक मेडिसिन में, क्योंकि मैं सर्जिकल बंदा हूँ, हाँ। तो ऐसा कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि इन चीज़ों से किसी भी डिसीज को ठीक करा जा सकता है। हाँ। तो इसलिए इस चीज़ के बारे में बता पाना ये बहुत मुश्किल है। तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई ऐसी स्टडीज नहीं है कि आँख की कोई भी बीमारी इन प्रोडक्ट से, या जो आपने लीच का नाम लिया है, कि उससे कोई बीमारी ठीक हो सकती है। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है कहना कि मैं आपको कोई एक फाइनल अपना जजमेंट दूं कि इससे ये बीमारी कम हो रही है या डिले हो रही है। तो दैट इज नॉट ऑथेंटिक, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं है। हाँ। वो कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड ही नहीं है ऐसा। तो इसलिए एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, एज ए क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर, जो मैं बात करूंगा वो तथ्यों के आधार पे करूंगा, जी। जो हमें पढ़ाया गया है, जिसके लिए हमने अपना सारा एक्सपीरियंस गेन करा है, जिसके लिए हमने सारी चीजें आउटकम देखे हैं, तो हम उस बिहाफ पे बात करेंगे। तो इनका कहीं जिक्र नहीं है, तो इसलिए बता पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब आपके हिसाब से या मेडिकल साइंस के हिसाब से कहें तो इसका कोई फायदा नहीं है करा के। लेकिन आंखों में गुलाब जल, घी, शहद या फिर लीच, अगर फायदा नहीं है, इनके नुकसान क्या क्या है? बिल्कुल नुकसान हो सकता है, क्योंकि आंख एक बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर है और बड़ा सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। तो इसमें कोई भी आप ऑब्जेक्ट अगर डाल रहे हैं तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारी ड्रॉप्स अवेलेबल होती है, जो बड़ी फ्रिक्वेंट चीज है, जैसे लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स तो बड़ी फ्रिक्वेंटली कमर्शियली अवेलेबल हैं, लोग लेकर के अपने आप भी डालते हैं। तो जितनी भी ड्रॉप्स होती हैं, दीज आर 100% स्टेराइल। एक इनको एक ऐसी कंडीशन में, स्टेराइल कंडीशन में बनाया जाता है, तो इसमें किसी तरह का कंटेमिनेशन नहीं रहता, क्योंकि एक भी बैक्टीरिया उसके अंदर हो। लेकिन जो भी इससे अलग कोई प्रोडक्ट आंख के अंदर डायरेक्टली आप डाल रहे हो, तो वो संक्रमित हो सकता है। अब वो संक्रमण आपके आंख में चला जाएगा, तो इन्फेक्टिव डिसीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो प्रोडक्ट साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, कोई साइंटिफिकली लैब से टेस्टेड नहीं है, तो वो कभी यूज नहीं करने चाहिए। तो वो इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं। दूसरा जो पॉइंट है वो हिमांशु ये है, आंख का जो टीयर फिल्म होती है, हाँ। तो इसका एक पीएच वैल्यू होती है। वो पीएच वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है, जो नॉर्मल हेल्दी आई को रखने में कारगर है। हाँ। तो जब भी हम कोई बाहर का इंग्रेडिएंट डालेंगे तो उसके पीएच वैल्यू में वेरिएशन आ जाएगा, क्योंकि जितनी ड्रॉप्स होती हैं उनकी तो पीएच वैल्यू बिल्कुल मैच करके बनाई जाती है लैब में, तो उसमें किसी तरह की पीएच में वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। लेकिन आपने कोई भी प्रोडक्ट बाहर से डाला तो उसकी जो सरफेस की टीयर फिल्म की पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे ही वो पीएच वैल्यू चेंज होगी तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट जाते हैं आंख के अंदर, जो आंख के टिश्यूज को हेल्दी रखते हैं, तो वो पूरी तरह से नहीं जा पाएंगे, तो कोई ना कोई वो दुष्प्रभाव जरूर छोड़ेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एडल्ट्रेशन की वजह से टेम्परेरी ब्लाइंडनेस या परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है आंखों में? कुछ डिसीजेज ऐसी हैं जिनकी वजह से वो परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है, अगर हमें पता नहीं है और फिर भी हम ट्रीटमेंट लेते जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ये सारा जो अभी हमने बात की है। जैसे अगर स्टेरॉइड की हम बात करें तो स्टेरॉइड में जैसे कैटरेक्ट फॉर्मेशन होता है, तो वो पूरा रिकवर कर जाता है सर्जरी के बाद, तो एज सच कोई परमानेंट ब्लाइंडनेस उसमें नहीं होती। लेकिन एडल्ट्रेशन जैसे आपने बात करी, तो आपने सुना होगा जैसे देसी शराब, आए दिन ये केसेज आते रहते हैं कि वो टॉक्सिक शराब जो है, या जहरीली शराब, इतने लोगों की मौत। बिल्कुल, उसमें मिथिलोन होता है, तो उसकी वो इतना टॉक्सिक होती है जो सीधा आंख की नस पे अटैक करता है और आदमी एकदम ब्लाइंड हो जाता है उसमें। तो अगर वो लेवल बहुत ज्यादा टॉक्सिक स्टेज में पहुंच जाता है तो वो परमानेंट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, कि उसमें सडन ब्लाइंडनेस रहती है, तो अगर वो टाइम से रिकवर ना करे तो उसमें ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो इसलिए ऐसे जो एडल्ट्रेशन है उससे बचना चाहिए। एज सच जो स्टेरॉइड से रिलेटेड एडल्ट्रेशन है फूड्स की या ड्रग्स की, तो उसमें एक स्टेज के बाद ये कैटरेक्ट फॉर्मेशन होता है और उसको सर्जरी के द्वारा पूरी तरह रिकवर करा जा सकता है। क्या किसी भी आई ड्रॉप से मोतियाबिंद को ठीक किया जा सकता है? नो, टिल डेट
ग्लोबली देयर इज नो एनी मेडिसिन कि जो मोतियाबिंद को ठीक कर दे। मेडिकल साइंस यानी एलोपैथी में भी नहीं है? नो, सर्जरी इज द ओनली सोल्यूशन। अगर कैटरैक्ट को ठीक नहीं कर सकती तो क्या ऐसी कोई आई ड्रॉप है जो कैटरैक्ट को बढ़ने से रोक सके? नो, ऐसी भी कोई मेडिसिन नहीं है कि उसका प्रोग्रेशन को रोक सके। कुछ ड्रग प्रिपरेशंस हैं जिसमें NaCl होता है, तो वो मेडिसिन लोग डालते हैं प्रोग्रेशन रोकने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। तो एज सच टिल डेट ग्लोबली देयर इज नो एनी मेडिसिन अवेलेबल कि जो उसके प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सके। तो सर्जरी इज द ओनली सोल्यूशन। बस स्टेज हमें एक कैटेगराइज करनी होती है डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द पेशेंट कि उसको कितनी नीड है विजन की, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सर्जरी प्लान करते हैं, लेकिन सर्जरी इज द ओनली सोल्यूशन। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के बहुत से मरीजों में यह देखा है कि उनकी आंखों का विजन धीरे धीरे जाने लगता है, और ऐसे बहुत डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जिनमें एज से पहले ही, मतलब 45-50 की एज में मोतियाबिंद हो गया। बिल्कुल सही बात। ऐसा क्यों? बिल्कुल, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, क्योंकि शुगर का होना, ब्लड शुगर होना, ये अपने आप में एक मेटाबॉलिक कंडीशन है। तो ये आंख के अंदर कुछ ऐसा बदलाव लाती है कि जिसमें पूरा न्यूट्रिशन उस नेचुरल लेंस में नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए उम्र से पहले कैटरैक्ट बनने लगता है। ऐसे ही जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, इसमें भी खून की नसों में ब्लॉकेज होने लगता है, या कभी कभी ब्लड आ जाता है आंख के अंदर, जिसे विट्रस हेमरेज बोलते हैं। तो ये सभी कंडीशन आंख के अंदर का एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं जिसमें पूरा न्यूट्रिशन नेचुरल लेंस में नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट लंबे समय तक नहीं रह पाता, और एक अर्ली स्टेज में कैटरैक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए शुगर के पेशेंट में तो बहुत ज्यादा कॉमन है एज से पहले ही मोतियाबिंद का होना, जिसे मेटाबॉलिक कैटरैक्ट बोलते हैं। तो अगर एक बार हो गया तो वो प्रोग्रेस भी जल्दी करेगा। एज रिलेटेड जो होता है वो तो स्लोली प्रोग्रेस करता है, लेकिन डायबिटिक्स में जल्दी प्रोग्रेस करता है। तो ये दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं जिसमें सेकेंडरी फॉर्म में कैटरैक्ट हो सकता है। मतलब डायबिटीज वाले में बहुत तेजी से बढ़ता है अगर एक बार हो गया तो। बिल्कुल। लेकिन डायबिटीज की वजह से मोतियाबिंद हो सकता है जल्दी, मैं वो भी जानना चाह रहा हूँ। हाँ, एक तो आपने कहा है कि एज रिलेटेड है, एज के साथ होगा ही होगा। हाँ, ठीक है, और एक है कि डायबिटीज है, उस डायबिटीज की वजह से क्या मोतियाबिंद होगा? बिल्कुल, डायबिटीज की वजह से हो सकता है। वो मेटाबॉलिक कैटरैक्ट मैंने बताया भी, मेटाबॉलिक कैटरैक्ट उसको ही बोलते हैं। तो जैसे ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, तो अंदर आंख के भी ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहता है, तो उसमें कैटरैक्ट फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मतलब सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की वजह से ही हो सकता है, या और भी कोई बीमारियां हैं जिसकी वजह से मोतियाबिंद टाइम से पहले हो सकता है या तेजी से बढ़ सकता है? इस तरह की कई बीमारियां हैं, जैसे किसी को कैटरैक्ट जो फॉर्मेशन हुआ है, अगर किसी की आंख में चोट लग जाए उसमें हो सकता है। और जिसको काला मोतिया बोलते हैं, तो काला मोतिया अगर एडवांस स्टेज में किसी को रहता है और उसने कोई सर्जरी कराई है, ट्रैप की सर्जरी कराई है, तो सर्जरी के बाद उसका प्रोग्रेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो उसके कारण वो हो सकता है। उसके अलावा एक सीडो एक्सफिलिएशन एक बीमारी होती है, जिसमें आंख की पुतली में, जो काली पुतली है, उसमें एक मेम्ब्रेन बन जाती है और वो फाइनली आंख के नेचुरल लेंस पे चिपक जाती है, तो उसमें जल्दी फॉर्मेशन हो जाता है कैटरैक्ट का। या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आइराइटिस या यूवेइटिस होती है, जिसमें आंख की पुतली में बार बार सूजन आती है, जिनको जॉइंट्स पेन रहता है, उन लोगों को बीमारी ज्यादा होती है। तो जब भी आंख की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ज्यादा होंगी, ज्यादा बार बार सूजन आएगी आंख में, बार बार लाली आएगी, तो उसमें चांसेस रहेंगे जल्दी कैटरैक्ट होने के। तो ये कुछ मुख्य बीमारियां हैं जिनके साथ में कैटरैक्ट अर्ली स्टेज पे मिलता है, या अगर एक बार बन जाए तो वो प्रोग्रेस भी जल्दी करता है। सर, एक बीमारी है थायराइड, बहुत कॉमन है। मतलब पहले तो थायराइड कम होता था, बिल्कुल। अब जहां तक मुझे लगता है शायद हर घर में थायराइड पहुंच चुका है। माँ बाप को नहीं है तो बच्चों को है, या बच्चों को नहीं है तो माँ बाप को, या किसी के दादा या दादी में से किसी को है। बिल्कुल। थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है, सारे हार्मोन यहीं से गड़बड़ हो जाएंगे। अगर किसी को थायराइड है और हार्मोन गड़बड़ है, क्या कैटरैक्ट हो सकता है? थायराइड का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है नेचुरल लेंस पे, तो दूसरे चेंजेस आंख पे बदलाव आते हैं थायराइड की वजह से,
लेकिन कैटरेक्ट फॉर्मेशन का कुछ ऐसा नहीं है कि वो कैटरेक्ट उसको जल्दी हो जाएगा या बना है तो वो जल्दी प्रोग्रेस करेगा, तो थायराइड का डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं है। अगर किसी को थायराइड है और वो थायराइड कंट्रोल नहीं है, बहुत लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो थायराइड का उसकी आंखों पे नेगेटिव असर क्या पड़ सकता है? थायराइड का डायरेक्टली जो असर पड़ता है, बेसिकली जो आंख की मांसपेशियां होती हैं, जो आंख का चलाने का काम करती है, आंख को बैलेंस करती है, तो उसमें स्वेलिंग आने लगती है। ये बहुत अर्ली स्टेज में होता है। आंख की जो पलक होती है, जो आंख की पलक को उठाने का काम करती है मांसपेशी, उसमें फाइब्रोसिस होने लगती है, उसमें स्वेलिंग आने लगती है। तो जैसे आपने थायराइड के केसेस देखे होंगे, जैसे थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी बोलते हैं, तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, या लेट स्टेज में बिल्कुल बाहर की तरफ आ जाती हैं, जिसे एक्सोप्थेल्मोस बोलते हैं। तो ये इसी कारण होता है कि जो आंख के अंदर मांसपेशियों के अलावा भी जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उनके अंदर का वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, उसमें लेट स्टेज में फाइब्रोसिस होने लगती है, वो टाइट होने लगती है, तो वो पूरी आंख को बाहर की तरफ धकेल देती है। तो जो मूवमेंट्स में रेस्ट्रिक्शन होने लगता है लेट स्टेज में। तो ये मेनली बदलाव हैं जो थायराइड के पेशेंट्स में डिटेक्ट करे जाते हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आंखों में बार बार लालिमा आती है, लाल हो जाती है, या आंखों में इन्फ्लेमेशन आ गया, सूज गई हैं। कैसे पता लगता है कि आंखें सूजी हुई हैं? सबसे पहले तो ये है कि भाई फैमिली मेंबर्स हैं, अगर देख रहे हैं तो सामने से जो हमारा व्हाइट पोर्शन है, सबसे पहले उसमें डिटेक्ट होती है रेडनेस। तो जो स्क्लेरा जो पोर्शन है आंख का, जो व्हाइट वाला हिस्सा है, तो उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है जिसे कंजक्टिवा बोलते हैं। तो उसमें खून की नसें होती हैं, तो वो खून की नसें वो ज्यादा मोटी हो जाती हैं, तो ज्यादा जैसे ही सूजन आएगी, वो डायमीटर उनका बढ़ेगा, तो सामने से ही रेडनेस दिखने लगती है। दूसरा, सिम्टम के हिसाब से बात करें तो जो बंदा ग्रसित है इस बीमारी से, रेडनेस जिसको आ रही है, तो उसको एकदम पेन, रेडनेस अपने आप फील होती है, और फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील हो सकता है, क्योंकि स्वेलिंग भी आएगी, तो उसमें छोटे छोटे दाने से भी बन जाते हैं पलक के नीचे, जो चुभन पैदा कर सकते हैं। तो ये इनिशियल सिम्टम है ऐसे केसेस में जिसमें रेडनेस बार बार आती है। तो पेशेंट इसी सिम्टम से प्रेजेंट करता है, उसको फिर अलग अलग उसकी कैटेगरी है, अलग अलग बीमारियां हैं जिनकी वजह से रेडनेस आती है, उसको डायग्नोस करा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। पर जो आंखों में सूजन की बात आपने की, ये आंखों में जो नसें होती है उसकी सूजन है, या ये व्हाइट वाला या ब्लैक वाला एरिया सूजता है? ये तो बेसिकली जो आंखों की जो नेचुरल नसें हैं, जो खून सप्लाई करते हैं, उनका एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। कहीं भी सूजन आएगी शरीर में, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, वो फैल जाती हैं। हाँ। लेकिन इन्फ्लेमेशन वो एक अलग कंपोनेंट है। कुछ हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, जो ऐसे कण हैं जो सूजन पैदा करते हैं, तो उनकी सडनली उस लोकल एरिया में क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो जैसे आंख में जहां पर सूजन आई है, वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वहां बढ़ेंगे, तो वो रेडनेस कॉज करते हैं। जैसे आंखें आपने ना लाल हो रही है, तो लाल तो आंखें बहुत वजह से भी होती है। रेड आई जैसे बोलते हैं, जैसे वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, तो बड़ा कॉमन वो भी होता है। लेकिन क्या होता है ना, देखिए वीडियो तो हम इंफॉर्मेशन के लिए बनाते हैं, लेकिन हर इंसान चाहता है कि मैं घर पे पहले खुद डॉक्टर बनूं, अपनी बीमारी खुद पहचानूं। तो मान लीजिए मैंने आंखें रगड़ी, लाल हो गई, धूल से आया, लाल हो गई, पॉल्यूशन से लाल हो गई, सोया नहीं हूं, नींद पूरी नहीं हुई है, तो भी वो लाल होगी, नशा ज्यादा करने वालों की भी लाल होती है। अब ये डिफरेंशिएट कैसे होगा कि वो मोतियाबिंद की वजह से है, या वो थायराइड की वजह से है, या वो नॉर्मल रेडनेस? बेसिकली ये रिएक्शनरी एक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन से हो सकती है, या आपने ज्यादा रबिंग कर ली, तो एक बॉडी का एक नॉर्मल रेस्पॉन्स है। लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में होता है, एक ट्रांजिएंट पीरियड में होगा कि आपको 2 4 6 मिनट तक रहेगा, 1 घंटे तक रहेगा, 2 घंटे तक रहेगा। एक अपना नेचुरल मैकेनिज्म होती है बॉडी को रिस्पॉन्ड करने की, तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन अगर एक्चुअल कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो वो ऑब्वियसली लास्ट करेगा, है ना, लॉन्ग टर्म में वो रहेगा थोड़ा सा, जब तक वो रिजोल्व नहीं करेगा। तो मतलब अगर नींद पूरी ना होने की वजह से है, तो नींद पूरी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होगा बेसिकली। लेकिन अगर कोई सही में प्रॉब्लम है, तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। बिल्कुल, अगर अंदरूनी कोई ऐसी सूजन है, तो जैसे ही आप चेकअप कराएंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोज हो जाएगा कि ये अंदर की पुतली की वजह से रेडनेस है, या ऊपर की सुपरफिशियल कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से रेडनेस है। तो वो सारी चीजें डायग्नोज हो जाती हैं जैसे ही आप चेकअप कराते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट करा जाता है। आजकल कॉन्टेक्ट लेंस पहनने का ट्रेंड बहुत ज्यादा प्रचलन में है, और बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। क्या कॉन्टेक्ट लेंस पहनने से आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है, या आंखें डैमेज हो सकती है? नो,
कॉन्टैक्ट लेंस एज सच इटसेल्फ आई पर्सनली डोंट सजेस्ट, क्योंकि ये भी एक तरह से फॉरेन बॉडी का काम करता है। तो जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं चश्मे के रिप्लेसमेंट के लिए, तो अब बहुत ही फ्रीली लेसिक सर्विसेज अवेलेबल हैं। परमानेंट चश्मा डे केयर में हट जाता है और बहुत ही फास्ट रिकवरी होती है और आगे किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं। बहुत एडवांस फैसिलिटीज उससे रिलेटेड है। तो अगर एज कंप्लीट हो गई है, किसी का चश्मे का नंबर स्टेबल हो गया है, तो उन कैंडिडेट्स को लेसिक लेजर पे जाना चाहिए कि वो ऐसा प्रोसीजर परमानेंट करा लें कि चश्मा लगाना उनको ठीक नहीं लगता तो वो परमानेंट उसको हटवा सकें। ये जो टेम्परेरी मेथड है चश्मे के रिप्लेसमेंट में कॉन्टैक्ट लेंस लगाने का, इससे बहुत हार्म है। तो जहां तक कैटरेक्ट की बात है, तो कैटरेक्ट फॉर्मेशन तो इससे नहीं होता, लेकिन हाँ पुतली में बहुत ज्यादा गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं कि इनिशियल स्टेजेस में इसमें पुतली में कुछ खरोंची सी बन जाती है जिसको माइक्रो एब्रेजन्स बोलते हैं। अगर उनको इग्नोर करा जाए तो वो माइक्रो एब्रेजन्स एक एपिथेलियल डिफेक्ट या उसमें जख्म की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जख्म एक बार अगर पुतली में हो गया तो आपकी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म खत्म हो गए, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि पुतली की सबसे आगे की जो लेयर एपिथेलियम होती है वो प्रोटेक्ट करती है बाहर के एनवायरनमेंट के जो संक्रमित है उसमें इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अब सपोज उसमें अगर ब्रीच हुआ है, कोई इन्फेक्शन हो, अगर उसमें कोई ब्रीच हुआ है और उसमें कोई डिफेक्ट हुआ है एपिथेलियम में, तो वो आंख ज्यादा प्रोन हो जाती है संक्रमण के लिए। तो इसलिए इन्फेक्शन के पुतली के ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक बार इन्फेक्शन हुआ और पुतली का कोई भी ट्रांसपेरेंट लेयर उसमें इन्वॉल्व हो गई तो उसमें परमानेंट सफेदी पैदा हो सकती है। तो इसलिए रोशनी में जो गिरावट है वो जो होती है वो पुतली के डिफेक्ट की वजह से होती है, ना कि कैटरेक्ट की वजह से। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही रेयरली जरूरत हो तो आप 8-10 घंटे के लिए पहन सकते हैं टेम्परेरीली, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कॉन्टेक्ट लेंस का यूज नहीं करना चाहिए। सर जैसे आपने भी कहा, मैंने और डॉक्टर से भी सुना है कि हर इंसान की आंखों में मोतियाबिंद दिखता है, लेकिन सबकी आंखों में किस कंडीशन तक पहुंचता है वो अलग मैटर होता है। जरूरी नहीं है हर इंसान को मोतियाबिंद के लिए सर्जरी की जरूरत पड़े, क्योंकि जिसका ज्यादा बड़ा है, नहीं दिख पा रहा है, वही लोग करवाते हैं। कई लोगों को बहुत इनिशियल स्टेज में होता है तो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स को मोतियाबिंद है तो क्या उनके बच्चों को मोतियाबिंद अर्ली एज में होने के चांसेस रहते हैं? नहीं, कैटरेक्ट में ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है कि ये इनहेरिटेड हो, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द कंडीशन में सेनाइल मैंने बताया एज रिलेटेड है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट्स को हुआ है तो बच्चों को भी वो अर्ली स्टेज में हो गई, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। ये तो एक एज के बाद सभी में जो चेंजेस आते हैं उसी के अकॉर्डिंगली होता है। तो मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है सर्जरी। कितने टाइप की सर्जरी है मोतियाबिंद के लिए? आज के टाइम में अगर हम बात करें, जो सबसे एडवांस सर्जरी है दैट इज MICS, माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें आंख की पुतली में एक छोटा सा छेद करके 1.8 to 2.2 मिलीमीटर का छेद करके और पूरा मोतिया उसी से निकाल दिया जाता है और बहुत ही मुलायम वाले लेंस, रोलेबल लेंसेज अवेलेबल हैं, उसी छेद से डल जाते हैं, अंदर जाके वो अनफोल्ड हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया क्लियर विजन को देते हैं। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है सर्जरी की। और जो पहले सर्जरी होती थी वो इस तरह की सर्जरी थी, लेंस रिजिड होते थे, उनको डालने के लिए पूरा एक चीरा लगाया जाता था और उसको फिर कवर करने के लिए उसमें स्टिचेस या टांकों की भी जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम में एडवांस सर्जरी के युग में इन सर्जरीज का यूज नहीं होता है। तो जितनी भी सर्जरी है ऑलमोस्ट 100% सर्जरी आज मशीन से ही की जाती है। तो जो मशीन वाली सर्जरीज हैं वो इसी तरह एक छोटा छेद बना के उसमें रोलेबल लेंस डाला जाता है और बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। कितना टाइम लगता है एक इंसान की सर्जरी करने में? हार्डली डिपेंड करता है सर्जन के एक्सपीरियंस पे कि वो कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो इट टेक्स अराउंड 8 मिनट्स टू 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम। और एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है जिसको लगभग 40-50 साल तो फील्ड में ही हो गए हैं, वो कितनी देर में कर सकते हैं? जो सर्जरी की स्पीड है वो डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करती है। कुछ सर्जन्स थोड़ा सा स्लो परफॉर्मिंग रहते हैं, हैबिट है उनका। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव होते हैं स्पीड से लेकर के, तो वो टाइम थोड़ा सा वहां वेरी करता है। तो ऑन एन एवरेज 8 मिनट से लेके और 15-20 मिनट तक ये मैक्सिमम सर्जरी टाइम होता है। तो मोस्टली पेशेंट्स की उसी ड्यूरेशन में वो हो जाती है। कितनी सेफ है सर्जरी? ऑलमोस्ट 100% सेफ है। बिल्कुल। हर सर्जरी के साथ देखिए साइड इफेक्ट तो होते ही हैं,
मोतियाबिंद की अगर कोई सर्जरी करवाता है उसके बाद कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन सर्जरी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो प्रिकॉशन बताए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संक्रमण है कि पेशेंट की सर्जरी हुई तो उसको इनिशियल 5 to 8 डेज के बीच में कुछ संक्रमण का रिस्क रहता है, तो उसी से रिलेटेड हम उनको प्रिकॉशन बताते हैं कि अपने साफ सफाई का ध्यान रखें, कोई बाहर से कोई भी गंदी चीज अंदर ना जाए, कोई संक्रमण अंदर ना जाए। तो अगर उस पहले हफ्ते में पेशेंट उसके लिए सेफ गार्ड अपने आप को कर लेता है तो मतलब मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर डूइंग वेरी वेल, बिल्कुल बढ़िया से वो रहते हैं। दूसरा जो है साइड इफेक्ट या कुछ आप कॉम्प्लिकेशन की बात करें, दीज आर वेरी मिनिमल, क्योंकि आप मशीन डिपेंडेंट सर्जरीज हैं तो उस तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं जैसे पहले हुआ करते थे। लेकिन एक्सेप्शनली अगर कुछ केसेस में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हम लोग फेस करते भी हैं तो दीज ऑल आर मैनेजेबल। तो ऐसा सर्जिकल मॉड्यूल है मशीनों के अंदर, ऐसे सेटिंग्स होती हैं कि उनको हम सभी केसेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है कि कुछ ना कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो पेशेंट का विजन चला जाएगा या कुछ साइट थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, वैसा नहीं है। तो जितने भी एक्सेप्शनली कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सारे मैनेजेबल हैं और इन एक्सपर्ट हैंड मतलब ऑल द पेशेंट्स आर वेरी सेफ। तो डे केयर सर्जरी है और इमीडिएटली नेक्स्ट डे से वो अपना सारा रूटीन दिनचर्या कर सकते हैं। मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद झुककर काम करने के लिए मना क्यों किया जाता है? अब नहीं है, पुराना जो कंसेप्ट था बेसिकली जब चीरे वाली सर्जरी होती थी या टांके लगते थे तो जब हम एक डिपेंडेंट पोजीशन में होते हैं तो उसमें जो हमारा आंख का जो प्रेशर है तो वो थोड़ा सा राइज करता है। तो उसमें चांसेस ऐसा रहते थे, ऐसा माना जाता था कि जो हमने चीरा लगाया है वो खुल ना जाए या टांके लगाए हैं वो टूट ना जाए, इसलिए करवट लेने के लिए झुकने के लिए उस टाइम मना करते थे। आज के टाइम में जो सर्जरी हो रही है वो क्लोज चैम्बर सर्जरी है, यानी कि हम उसमें कोई कट ही नहीं लगा रहे, तो खाली 1.8 to 2.1 मिलीमीटर से हम अंदर एंटर कर रहे हैं और वो सेल्फ सीलिंग इफेक्ट होता है उस छेद का, वो इमीडिएटली सील हो जाता है। तो अगर कोई पेशेंट अगर झुक भी जाता है या पहले दिन करवट भी ले लेता है तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई इसमें ऐसा आंख के अंदर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा उसमें। लेकिन मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद आंखों में पानी लगने से भी मना किया जाता है, ऐसा क्यों? मैंने भी बताया कि बाहर से जो भी हम कोई एक्सपोजर किसी चीज का कर रहे हैं, चाहे वो वाटर का हो चाहे एयर का हो, उसको कॉन्टेमिनेंट कंसिडर करा जाता है कि वो संक्रमित होगी। हमने जो बाहर से पानी लगाया वो संक्रमित होगा, जो हवा का ये हमारे चारों तरफ है पूरा, इसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया फ्लोट करते रहते हैं। तो इसलिए प्रिकॉशन जरूरी है कि उसमें हम सेफ्टी गॉगल लगाएं और पानी को भी अवॉइड करना है क्योंकि वो कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है। तो अगर हमने पानी लगाना शुरू कर दिया राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी, तो जो हमने एक छेद बना के वो लेंस डाला है उस छेद के थ्रू वो गंदा पानी आंख के अंदर जा सकता है, उसमें बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया वहां पर लॉज होगा और उस बैक्टीरिया से पस फॉर्मेशन या इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बहुत रेयर है, लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड इन ईच एंड एवरी पेशेंट दिस प्रिकॉशन शुड बी टेकन, अदरवाइज कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। तो इसलिए हर मरीज को ये बताया जाता है कि भाई आप इस चीज का एहतियात रखें, इस चीज का प्रिकॉशन लें कि शुरू के एक हफ्ते किसी तरह का आंख को मलना नहीं है, कोई पानी नहीं लगाना, कोई ज्यादा एक ओपन एनवायरनमेंट ट्रैवलिंग और ये सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं करनी है आपको। जो डेली रूटीन एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी ऐसी चीजें हैं जहां आपको लगता है कि भाई ये गंदगी हमारी आंख में जा सकती है उसको तो अवॉइड करना है। काला चश्मा क्यों पहनाया जाता है मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद? हाँ, वो काला चश्मे का बेसिकली जो ट्रेंड है वो हिमांशु ये बहुत पहले से चला आ रहा है। पहले जो सर्जरी होती थी क्योंकि उसमें टाइम लगता था और उसमें जो टिश्यूज का काफी मैनिपुलेशन होता था, जो अंदर आंख की जो काली पुतली होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है। तो अगर हमने एक बार उसको टच किया तो उसमें एक कोई ना कोई सूजन या इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होगी। ठीक है, तो अब उसको सूजन को ओवरकम करने के लिए हमें उसको पुतली को रेस्ट देना है कि भाई 3-4-6 दिन उसको रेस्ट देना है। रेस्ट पुतली को कैसे दिया जाता है? एक दवा अवेलेबल थी जिससे पुतली फैल जाती थी, जैसे एट्रोपिन हुआ करती थी, या उसके बाद होमेट्रोपिन आ गई।
तो वो रूटीन मेडिसिन थी ऐसे केसेस में जिसमें आंख का मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हुआ है ड्यूरिंग सर्जरी। तो सभी केसेस में जितने भी ऑपरेट होते थे, जो टांके चीरे वाले पहले ऑपरेशन होते थे, तो सब केसेस में एट्रोपिन या होमेट्रोपिन डाली जाती थी। तो उससे पुतली फैल जाती थी। अब जब पुतली नॉर्मल साइज से 4 गुना 5 गुना बड़े साइज की हो गई तो ज्यादा लाइट जाएगी आंख के अंदर, हाँ। तो चमक लगती थी, ग्लेयर लगती थी, तो पेशेंट की आंखें नहीं खुल पाती थी। हाँ। तो उसको ओवरकम करने के लिए डार्क गॉगल का चलन हुआ था कि भाई आप डार्क गॉगल लगाओ तो ऑलमोस्ट 70 to 80% जो लाइट है, ब्राइट लाइट, ये रोक लेंगे और आप आराम से आंख खोल सकते हो। लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में जो माइक्रोफेको टेक्निक से सर्जरीज करी जाती हैं, उसमें पुतली का कोई मैनिपुलेशन ही नहीं होता, पुतली को टच ही नहीं करते। तो इसलिए किसी भी केस में ऑपरेशन के बाद इन्फ्लेमेशन के चांस ही नहीं होते, तो वो मेडिसिन नहीं डाली जाती है। तो अगर आप अगले दिन भी मरीज को देखें, अगले दिन भी अगर एग्जामिन करें, तो मरीज की पुतली का साइज नॉर्मल ही रहता है। जब पुतली का साइज नॉर्मल है तो नॉर्मल जो कंडीशन है हमारे लाइटिंग वैसी रहेगी, तो इसलिए पेशेंट को चमक ही नहीं लगती। तो इसलिए वो ट्रेंड तब से चला आ रहा है और आज भी लोगों की डिमांड रहती है। हम कहें भी कि भाई ट्रांसपेरेंट गॉगल लगा लो, व्हाइट लगा लो, तो काला ही लगा। लेकिन उनकी डिमांड आज भी ये रहती है कि नहीं, काला चश्मा लगाएंगे कि भाई हमें आंखों को रेस्ट देना है। लेकिन वो कोई मैंडेटरी नहीं है, ना उसकी नीड है, धूल से बचाने के लिए भी काम आता है। हाँ, लेकिन आज भी लोग लगाते हैं। तो गॉगल जो सेफ्टी गॉगल, आज के टाइम जो गॉगल का मतलब जो है डार्क गॉगल नहीं, वो सेफ्टी गॉगल की तरह है। बस उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो कि एयर का ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा, बार बार उस पर आप लगाए रखेंगे तो टच नहीं करेंगे उसको। तो आज जो लगाते हैं वो उसका पर्पस खाली सेफ्टी से रिलेटेड है, ग्लेयर से रिलेटेड नहीं है कि चमक ज्यादा लग रही है इसलिए लगाने। हाँ, पहले से चला आ रहा, तो इसलिए डिमांड लोगों की आज भी यही रहती है। 90% लोग आज भी यही कहते हैं कि हमें तो डार्क वाले ही लगाना है। जो हमारे रिफ्रैक्टिव वाले पेशेंट है, जिसमें हम चश्मा हटाने वाली सर्जरीज करते हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट हम सबको, क्योंकि यंग पेशेंट होते हैं, तो उनको ट्रांसपेरेंट वाला ही देते हैं सेफ्टी के लिए। अगर किसी इंसान की आंखें कमजोर है और उसके बाद उसे मोतियाबिंद भी हो गया, अगर वो मोतियाबिंद की सर्जरी कराता है तो क्या उसका विजन इंप्रूव हो सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो ये वो कैटेगरी है जिनका पहले से कोई चश्मे का नंबर रहा है और बाद में एज रिलेटेड उनको कैटरेक्ट भी हुआ। अगर उन्होंने उस टाइम जब उनको रिफ्रैक्टिव सर्जरी करानी थी चश्मा हटाने के लिए, वो नहीं कराई है, किसी का 7, 8, 9, 10 नंबर कुछ भी हो सकता है, और कैटरेक्ट फॉर्मेशन उनको हुआ है और उसका डिसीजन उन्होंने लिया है कराने के लिए, तो जो नंबर है, एक टेस्ट होता है बायोमेट्री टेस्ट जो लेंस पावर कैलकुलेशन करता है, तो वो नंबर उस पावर में एडजस्ट करके हम उसको पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि एक ही सर्जरी में दोनों काम हो जाएंगे। तो जो हम लेंस डालेंगे उस लेंस की पावर ऐसी होगी कि वो जो नंबर पहले से लगा रहा है बंदा, उसका वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं हूं, मेरी दूर की नजर कमजोर है, मेरे को अगर मोतियाबिंद होता है और मैं मोतियाबिंद की सर्जरी कराता हूं, तो उस सर्जरी के साथ मोतियाबिंद तो ठीक होगा ही, मेरा चश्मा भी हट सकता है। चश्मा भी हट जाएगा। तो आज के टाइम में जो करंट सर्जरी का जो टर्मिनोलॉजी है, दैट इज रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जरी। यानी कि पहले खाली कैटरेक्ट सर्जरी था, आज के टाइम में प्रीमियम प्रैक्टिस में हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जरी। तो एट द टाइम ऑफ सर्जरी, एट द टाइम ऑफ कैटरेक्ट इवेल्युएशन, ये देखा जाता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम कि हमें हर उस चीज का ध्यान रखना है कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट चश्मे की रहे या बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट ना रहे। तो इस कैटेगरी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जरी। और ये मोतियाबिंद के लिए जो हम लेंस डालते हैं, सेम मोतियाबिंद के ऑपरेशन के खर्चे में मेरी आंखों का चश्मे में ये एडिशनल, मतलब एक्स्ट्रा, बिल्कुल ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। सिलेंड्रिकल नंबर है तो टोरिक लेंसेज आर अवेलेबल, तो उसमें हम वो प्रीफर करते हैं। तो ऐसे ही जैसे आपको दूर का और पास का दोनों का ही खत्म करना है चश्मा, तो उसमें जो ट्राइफोकल लेंसेज की कैटेगरी या इडोफ लेंसेज की कैटेगरी अवेलेबल है जो दोनों में काम करते हैं, दूर में और पास में, तो वो लेंस हम प्रीफर करते हैं। तो एक सर्जरी के पैकेज में दोनों काम हो जाते हैं, चश्मा भी हट गया। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया है, क्योंकि किसी को मोतियाबिंद है वो चश्मा भी पहनना नहीं चाहता, बिल्कुल, तो एक ही टाइम में दोनों काम, खर्चा उतना ही, स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंसी रखी जा सकती है। तो आज के टाइम में ये बहुत एडवांस फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन अगर जैसे मेरी एज के लोग हैं या किसी भी एज का इंसान है, उसको मोतियाबिंद नहीं है, सिर्फ चश्मा हटाने के लिए सर्जरी करानी है, बिल्कुल, उसने वो सर्जरी करा ली, आंखों में लेंस डला लिया, या आजकल बहुत सी सिल्क सर्जरी बहुत सारी आ रही है, वो करा ली,
तो क्या एक एज के बाद उसे मोतियाबिंद होगा? हाँ बिल्कुल, वो तो एज रिलेटेड है, वो होगा ही होगा। वो तो हो गई। और उसको भी सेफली करा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो मशीन है जो लेंस की पावर कैलकुलेट करती है, कुछ फार्मूलाज अवेलेबल हैं जो एडजस्टेड वैल्यू दे देते हैं कि सपोज उसने 4 नंबर पहले हटवा चुका है वो, तो वो फिर जो लेंस का जो पावर आएगी वो एडजस्टेड वैल्यू वाली आएगी। ठीक, अगर कोई इंसान केवल और केवल अपनी आंखों की सर्जरी करा रहा है इसलिए कि उसको चश्मा हटाना है, लेकिन उसके टेस्ट करते वक्त ये पता चला कि आया तो आंखों का चश्मा हटवाने लेकिन इसको मोतियाबिंद भी है, तो क्या उस सर्जरी को करने के दौरान मोतियाबिंद की सर्जरी भी हो सकती है? उसमें जो हमारी प्लानिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी की बात करें, जो सर्जरी चश्मा हटाने के लिए करी जाती हैं, तो ये कुछ सर्जरी तो पुतली के प्लेन में होती है। जैसे अभी आपने सिल्क का नाम लिया, लेसिक लेजर का हम करते हैं, ये पुतली के लेवल पे होती है। कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जो हम लेसिक लेजर से पुतली के लेवल पे नहीं कर सकते, तो उसमें एक स्पेशल लेंसेज आते हैं जिसको ICL बोलते हैं। तो वो अंदर ही फिक्स लेंसेज जो नेचुरल लेंस होता है उसके आगे प्लेस कर दी जाते हैं और वो चश्मा पूरी तरह हट जाता है। जिनमें उसके लिए भी फिटनेस नहीं आती तो उसमें नेचुरल लेंस हम लोग निकाल देते हैं, जिसको रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये मेनली कैटेगरी हैं कि जो चश्मा हटाने के लिए करी जाती हैं, लेसिक लेजर, ICL एंड रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। अब आपने कहा कि कोई ऐसा आता है कि प्री सर्जरी इवेल्युएशन में उसमें ऐसा लगता है कैटरेक्ट भी है, तो अब हम उसकी ना तो लेसिक करेंगे ना उसको ICL करेंगे, और ना ही, क्योंकि कैटरेक्ट है तो उसको रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कैटरेक्ट अगर बन गया तो फिर हम उसकी सिंपल कैटरेक्ट सर्जरी करेंगे प्राइमरीली, और लेंस उसको ऐसा चूज करेंगे कि जो उसके दूर की विजन में भी, इंटरमीडिएट में भी और नियर में भी, वो तीनों ही डिस्टेंसेस में खत्म हो जाए, तो ऑब्वियसली उसको स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंसी हो जाएगी। लेकिन मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो मोतियाबिंद की सर्जरी करवा लेते हैं, सर्जरी करवाने के बाद उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाती है। मोतियाबिंद की सर्जरी की बात तो नहीं, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है उसमें थोड़ी सी ज्यादा कॉमन है, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग होता है। इनिशियल पीरियड में, जैसे अब मैंने बताया, ये जो सर्जरीज हैं सारी मशीनों द्वारा की जाती हैं, तो ये जो आंख का जो मोतिया है इसको जो लिक्विफाई करा जाता है, अंदर ही इसको घोला जाता है, फिर मशीन सक करती है, तो ये बहुत ही हाईली वाइब्रेटिंग इसका एक टिप होता है हैंड पीस का, तो वो एक थोड़ा थर्मल बर्न इंड्यूस करता है, एक थर्मल इफेक्ट इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो आंख की जो सरफेस है वो, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो कुछ टेम्परेरीली वो थोड़ा सा डेड हो जाती है, बाद में वो रीजनरेट कर जाती है। तो ये जो ड्राइनेस का इफेक्ट है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये 4 से 6 हफ्ते में ये विन ऑफ हो जाता है। तो कोई ऐसा परमानेंट इसका इफेक्ट नहीं रहता, उसको टेम्परेरीली जो हमारी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स है उसके द्वारा काफी हद तक इसको रोका जा सकता है, कंट्रोल करा जा सकता है। लेकिन ड्राइनेस का एज सच दूसरे कारण भी हैं, तो अगर किसी में पहले से प्री एग्जिस्टिंग ड्राइनेस है तो उसमें थोड़ा सा वो एग्रेवेट कर सकती है। तो वो एक फैक्टर है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमने लेसिक कराया या ICL कराया या फिर अपना मोतिया का ऑपरेशन कराया, उसके बाद ज्यादा ड्राइनेस हो गई, इसलिए रूटीन प्रैक्टिस में 1-2 महीने के लिए हर केसेस में हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप दे देते हैं, जिससे कि पेशेंट उस पीरियड में पूरा कंफर्टेबल हो जाता है। हाँ, जिनको पहले से ड्राइनेस है तो उनको लॉन्ग टर्म में ड्राइनेस के लिए लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डालनी पड़ सकती है। आपके हिसाब से अगर किसी इंसान को मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद वाले इंसान को सर्जरी कब कराना सबसे बेस्ट रहता है? वैसे तो आपने आंसर दे दिया है, लेकिन मैं फिर जानना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग होते हैं जो वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, अगर कोई यहाँ तक पहुंचा है तो इसलिए फिर से जानना चाहता हूँ, किसी को मोतियाबिंद है, वो मोतियाबिंद की सर्जरी कब कराए? बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में जब उन्हें पता चल गया, या जब उनकी आंखें हल्की हल्की सफेद दिखनी शुरू हो गई, या फिर तब जब मोतियाबिंद पूरा पकने के बाद आंखें सफेद हो गई? देखिए, वेरी करता है, तो इट्स ए काइंड ऑफ इलेक्टिव सर्जरी, इट्स नॉट एन इमरजेंसी एट ऑल। कुछ एक्सेप्शनल केस में इमरजेंसी है, अदरवाइज ये इलेक्टिव सर्जरी की तरह करी जाती है। तो इसका जो इंडिकेशन है ये थोड़ा सा पेशेंट डिपेंडेंट भी है। तो जब भी उनको अपने रूटीन लाइफ स्टाइल में कुछ भी काम में कॉम्प्रोमाइज वो फील करने लगे, तो दैट इज द इंडिकेशन फॉर सर्जरी। तो आज के टाइम में विजन का क्राइटेरिया नहीं है, रोशनी का क्राइटेरिया नहीं है कि जो हम विजन असेसमेंट पेशेंट का करते हैं 6/60, 6/36, 6/12, 6/9, 6/6, कि
किस विजन पे हमें सर्जरी करनी है, विजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। पेशेंट की सर्जरी 6/6 विजन पे भी करनी पड़ सकती है। जो सेंटर जो पोस्टे सब कैप्सुलर कैटरेक्ट सेंट्रल कैटरेक्ट होता है तो बहुत अर्ली स्टेज में पेशेंट का विजन अच्छा रहता है, लेकिन जब वो ड्राइव करते हैं, नाइट ड्राइव करते हैं, प्यूपिल का साइज थोड़ा पतला होता है क्योंकि बीचों बीच वो मोतिया बनता है, तो उनको एकदम ब्लैकआउट हो जाता है, दिखना एकदम बंद हो जाता है, उसमें एक्सीडेंटल रिस्क भी बढ़ जाता है। तो बहुत अर्ली स्टेज पे करनी पड़ती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जिसमें डे टू डे एक्टिविटी में, डेली लाइफ में पेशेंट को कई कामों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो दैट इज द इंडिकेशन फॉर सर्जरी। वैसा नहीं है कि हमें विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज करना है, तो ये वेरी करता है कि किसकी नीड कैसी है। अब कोई फार्मर है, उसको मोटा मोटा काम करना है, अपना खेत में काम करना है, अपना घर में मोटा मोटा काम करना है, तो वो इतना फाइन जो डिप्राइवेशन है विजन का, उसको ऐसे नहीं कर पाते वो, तो वो थोड़ा सा लेट स्टेज में कराते हैं। अब यही काम कोई एग्जीक्यूटिव क्लास है, कोई ऑफिस वर्क करने वाला है, कोई बंदा, वो बहुत अर्ली स्टेज पे जज कर लेते हैं क्योंकि उनको लैपटॉप देखना है, बहुत बारीक फॉन्ट देखना है, दूर की भी बड़ी प्रिसीजन से उनको देखना है, कुछ मॉनिटर पे देखना है, मीटिंग्स हो रही हैं उनकी प्रोजेक्टर पे, कुछ इमेजेस देखनी है, तो वो फेड होने लगती हैं, ब्लर होने लगती हैं, तो उनको बहुत अर्ली स्टेज पे कराना पड़ता है। मतलब 100% ठीक कर सकते हैं हम मोतियाबिंद को, बिल्कुल। लेकिन आपने कहा ना लेंस डालते हैं आंखों में, तो आप एक बार डिटेल में समझाइए मोतियाबिंद के लिए आंखों में कौन कौन से लेंस डाले जाते हैं, उन लेंस के क्या क्या फायदे हैं, और अप्रोक्सीमेटली वो लेंस कितने के पड़ते हैं, क्योंकि लोगों को प्राइस बताना भी तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो लेंसेज की जो कैटेगरी है, मेनली 4 ब्रॉड कैटेगरी है लेंसेज की। एक तो सिंपल मोनोफोकल लेंस होते हैं। मोनोफोकल लेंस का मतलब ये होता है जब हम आंख के अंदर डाल देंगे तो उनका दूर का विजन क्लियर हो जाएगा, लेकिन पेशेंट को पास का देखने के लिए, अब चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे वो रीडिंग डिस्टेंस हो, जो 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है, उनके लिए कंपलसरी चश्मा लगाना पड़ेगा पास के लिए, क्योंकि जो आर्टिफिशियल लेंस होता है मोनोफोकल, उसमें ऐसी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पास का दिखाए। जो नेचुरल लेंस आंख के अंदर होता है वो तो दूर का और पास का दोनों दिखा सकता है, क्योंकि वो अपना डायमीटर चेंज कर लेता है, अपनी रिफ्रैक्टिव पावर चेंज कर लेता है, तो उसमें वो कैपेसिटी होती है। आर्टिफिशियल मोनोफोकल लेंस में वो कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसलिए जब भी हम मोनोफोकल लेंस डालेंगे तो उनको रीडिंग के लिए या इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए, जो हमारा कंप्यूटर वर्क में आते हैं, उसके लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी है कि अगर पेशेंट की पुतली में कुछ तिरछापन है जिसमें सिलिंड्रिकल नंबर होता है, तो उस सिलिंड्रिकल नंबर को न्यूट्रल करने के लिए हम टोरिक लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। तो टोरिक लेंस जो है वो सिलिंड्रिकल नंबर को न्यूट्रल कर देता है और रोशनी की क्लैरिटी बढ़ा देता है। तो टोरिक लेंसेज मोनोफोकल में भी अवेलेबल हैं और जो दूसरी कैटेगरी है लेंसेज की उसमें भी अवेलेबल है। तो जिन लोगों के सिलिंड्रिकल नंबर होता है उसमें टोरिक लेंसेज इस्तेमाल करे जाते हैं। अब जो लास्टली बात आती है उन पेशेंट्स की जो ये चाहते हैं कि भाई हमें चश्मे पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा दूर का भी खत्म हो जाए और हमारा जो रीडिंग का जो डिस्टेंस है ना वो भी हमारा उसी से कवर हो जाए, चश्मा ना लगाना, मतलब मोतियाबिंद भी ठीक हो जाए और हमारा चश्मा भी पूरी तरह से हट जाए, दूर का भी और पास, मतलब जो हम बात कर रहे थे कि एक ही खर्चे में दोनों। बिल्कुल। तो वो जो कैटेगरी है वो है इडोफ लेंस की और ट्राइफोकल लेंस की। तो इडोफ लेंस को बोलते हैं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, और ट्राइफोकल लेंसेज में मल्टीपल रिंग्स होते हैं, जो अलग अलग रिंग्स का जो जोन है वो हमें पास का और इंटरमीडिएट डिस्टेंस का दिखा देता है साफ साफ। लेकिन उसमें क्या होता है, ट्राइफोकल लेंसेज में एक्सेप्शनल कुछ केसेस में 1 आउट ऑफ 10, 1 आउट ऑफ 20, अगर किसी की नाइट ड्राइविंग ज्यादा है, कुछ ऐसा प्रोफाइल है पेशेंट का जिसकी आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा है, तो उसमें कभी कभी हल्का सा ग्लेयर लगती है कभी कभी। मतलब सब केसेस में नहीं, कुछ वेरी रेयर, इट्स वेरी रेयर, लेकिन वो लगती है रिंग्स की वजह से, क्योंकि लाइट डिस्क्रीट होती है। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें चश्मे की डिपेंडेंसी रहती ही नहीं है, वो डिस्टेंस में भी काम करते हैं, इंटरमीडिएट में, नियर में भी। तो ऐसा प्रोफाइल जो मैंने बताया जिनका आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा है, नाइट ड्राइविंग ज्यादा है, थोड़ा सा यंग एज ग्रुप है, तो उसमें अभी लेटेस्ट कैटेगरी आई है, दैट इज इडोफ, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। तो उसमें दूर के लिए ठीक हो जाता है और हमारा इंटरमीडिएट डिस्टेंस ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उन पेशेंट्स को कभी बहुत बारीक फॉन्ट देखना हुआ और पास से, तो एक्सेप्शनली वो इसको हल्का सा नंबर खाली नियर के लिए दे सकते हैं उसको। लेकिन जो हमारा मैक्सिमम मोबाइल वर्क है, लैपटॉप कंप्यूटर वाला वर्क है और डिस्टेंस का, वो उससे कवर हो जाता है। तो उतनी चश्मे पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जरी है आज के टाइम में, इडोफ लेंस और ट्राइफोकल लेंसेज बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं और बहुत पेशेंट इससे अपना फायदा उठा रहे हैं।
एक ऑन एवरेज बता दीजिए कौन सा लेंस कितने का पड़ता है, क्योंकि देखिए सर, जैसा हमने लास्ट टाइम भी कहा था, हर हॉस्पिटल में हर जगह रेट अलग अलग होते हैं। सब कुछ फैसिलिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मशीनें सर करोड़ों की आती हैं, बिल्कुल सेटअप करोड़ों का लगता है, तो वो रेट्स वेरी करते हैं। और सेम लेंस अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डलाओगे तो शायद वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में फर्क है। बिल्कुल। तो आप बताइए, प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई अपनी आंखों की सर्जरी करा रहा है, ये जो भी लेंसेज आपने बताए 4 टाइप के, बिल्कुल ऑन एवरेज कितने से कितनी रेंज तक मिल जाते हो? देखिए, जहां तक कॉस्ट की बात है वो आपने खुद ही बता दिया, वो सेटअप टू सेटअप वेरी करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो हमारे मोनोफोकल लेंस हैं ये तो बहुत इकोनॉमिक कैटेगरी में डलते हैं। तो जनरली 15,000 से स्टार्ट होकर के और ऑलमोस्ट ये 35-40 हज़ार तक, 45 हज़ार तक सभी में कैटेगरी वाइज ये फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक रेंज मिलती है 15,000 से लेकर के हमने मैक्सिमम हमने 45 हज़ार, ठीक है, तक सारे जितने भी अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी, ठीक है, टाइप ऑफ ब्रांड, तो वो सारे कवर हो जाते हैं। अब जो सिलेंड्रिकल नंबर की न्यूट्रलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें टोरिक लेंसेज हम डालते हैं, तो टोरिक लेंस ऑन एन एवरेज लगभग 55 से लेकर के 65,000 तक वो डल जाता है मोनोफोकल कैटेगरी में। उसके बाद अगर हम इडोफ लेंस या ट्राइफोकल में आ जाए, तो ये जो कैटेगरी है ये ऐसी कैटेगरी है जो ऑलमोस्ट हमारा 90,000 के आसपास इसमें कॉस्टिंग आती है। 5-10,000 इधर उधर वो हो सकता है वेरिएबल, ठीक है। और इसी में ट्राइफोकल या इडोप में किसी को सपोज सिलिंड्रिकल भी है जिसमें हमें टोरिक लेंस डालना होगा, तो वो कैटेगरी खाली ऐसी बचती है कि जिसमें यही सर्जरी हमारी 1.25 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। ये खर्चा सिर्फ एक आंख का है, दोनों का? ये एक आंख का है। जो लेंस वाली सर्जरीज हैं जो कैटरेक्ट में करी जाती हैं, तो उसमें जो भी प्राइसिंग, क्योंकि अलग अलग इंटरवल पे करी जाती है, तो जो भी इसका प्राइसिंग है, जो पैकेजेस है, वो सिंगल आई के लिए होता है। जब हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी की बात करते हैं, जो चश्मा हटाने वाली सर्जरी है, वो एक ही साथ परफॉर्म करी जाती हैं, तो उसमें जो पैकेज है वो दोनों आंख का ही होता है। मतलब किसी ने मोतियाबिंद है और जो आपने सबसे पहला वाला लेंस बताया जो 15,000 से 40,000 तक पड़ता है, वो भी एक आंख का ही है? एक आंख का है। तो सर ये तो प्राइजेस हो गए, लेकिन एज ए आई स्पेशलिस्ट आपके हिसाब से कौन सा लेंस मोतियाबिंद के लिए सबसे बेस्ट रहता है? देखिए, अगर हम लेंस की बात करें तो आज के टाइम में प्रीमियम लेंस की कैटेगरी में जो इडोफ लेंसेज हैं वो बेस्ट लेंस है, कि कोई किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं, और बहुत ही मतलब, क्योंकि हमारा जो रूटीन लाइफ स्टाइल है वो जनरली 90% उसमें कवर हो जाता है। हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, हमें इंटरमीडिएट की पड़ती है। मोबाइल भी हम ऐसे देखते हैं, कोई ऐसे देख तो मोबाइल कोई देखता नहीं, तो ये हमारा इंटरमीडिएट में आता है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो बिल्कुल लेटेस्ट लेंसेज की कैटेगरी में आते हैं इडोफ लेंस, और सेकंड स्टेज में हमारा ट्राइफोकल हो गया। तो ये दो कैटेगरी हैं जो सबसे ज्यादा हम प्रिफर करते हैं आज के टाइम में, टू मेक द पेशेंट स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंट। आपने अपने पूरे मेडिकल करियर में मोतियाबिंद से जुड़ा सबसे बड़ा मिथ कौन सा है? सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि डॉक्टर साहब कोई दवा दे दो कि ये हमारा ऐसे ठीक हो जाए। अच्छा, मतलब किसी दवाई से मोतियाबिंद ठीक नहीं हो सकता? आपने अलग अलग टाइप की सर्जरीज बताई, लेंसेज भी बता दिए, लेकिन जिस जमाने में हम जी रहे हैं, या हर टाइम पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, नए एडवांसमेंट आ रहे हैं, लेटेस्ट क्या है ऐसी टेक्नोलॉजी जो मोतियाबिंद को ठीक कर सकती है? जो कैटरेक्ट की हमने बात करी है, तो जो लेंसेज की लेटेस्ट कैटेगरी है, तो वो हमने सारे अभी डिस्कस कर लिए हैं। एज सच टेक्निक और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो लेटेस्ट है दैट इज फ्लैक्स, यानी फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी करी जाती है। तो इसमें जो हम एंट्री पोर्ट बनाते हैं वो ब्लेड फ्री होते हैं, ब्लेड लेस होते हैं। तो जो फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी है, तो उसमें जितने भी एंट्री हैं हम लेजर के माध्यम से बनाते हैं। दूसरा उसमें एडवांटेज ये होता है कि जो अंदर कैप्सूल में हम ओपनिंग बनाते हैं वो भी फेमटो लेजर से बनाते हैं, उसमें भी किसी तरह के कोई इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं होता है। और जो लेंस अंदर मोतियाबिंद अवेलेबल है लेंस के अंदर, उसको क्रैक करने का काम भी वो भी फेमटो लेजर ही करता है। तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के अगर हिसाब से बात करें तो जो फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी बिल्कुल लेटेस्ट सर्जरीज में आती है, दो इटसेल्फ इट इज लिटिल कॉस्टली, लेकिन बहुत अच्छा प्रिसीजन, परफेक्शन और बहुत ही बढ़िया हीलिंग इसमें रहती है, और पेशेंट के लिए आउटकम बहुत अच्छा रहता है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं।
तो बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैटरेक्ट सर्जरी में आज के टाइम में हो रहा है। तो लेटेस्ट यही चीजें हैं। प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें एडोफ लेंसेज और ट्राइफोकल लेंसेज, और जो टेक्नोलॉजी की बात करें इसमें फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। तो ये लेटेस्ट है आज के टाइम में। बाकी एक इट्स अ काइंड ऑफ एवोल्यूशन, टाइम के साथ नई नई चीजें आती रहेंगी और हम सोसाइटी को नई नई चीजें डिलीवर करते रहेंगे। मतलब आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मोतियाबिंद की सर्जरी करने के लिए ना तो सुई की जरूरत पड़ती है, ना ब्लेड की, ना किसी तरह के टांके की। बिल्कुल, बिना इन चीजों के सर्जरी हो जाती है। मैजिक। और आपने आज सर्जरी की, कल से बैक टू नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट डे हम बिल्कुल रूटीन लाइफ में उसको। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा होता था कि दोनों आंखों की मोतियाबिंद की सर्जरी एक साथ नहीं करते थे। पहले एक आंख की करते थे, फिर कुछ टाइम बाद वो हील होती थी, आदमी नॉर्मल होता था, फिर दूसरी आंख की करते थे। बिल्कुल। क्या दोनों आंख की मोतियाबिंद की सर्जरी एक साथ हो सकती है? इट शुड बी अवॉइडेड। आज के टाइम हो सकती है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। बाकी ऐसा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। तो खाली ये है कि अगर कोई एक्सेप्शनली किसी को कोई कंटामिनेशन होता है तो ऑब्वियसली वो दोनों आंख में एक साथ हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वेजिव सर्जरी आंख के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। जो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज हैं, लेसिक हैं, वो सरफेस पे परफॉर्म करी जाती है, तो उसमें इन्फेक्शन रिस्क नहीं होता है। लेकिन कैटरेक्ट सर्जरी क्योंकि इन्वेजिव सर्जरी है तो इसको अलग अलग सिटिंग में करना बेहतर रहता है, क्योंकि कोई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई पेशेंट रिलेटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो जिससे कि एक साथ दोनों आंख में नहीं हो जाए। ऑन एन एवरेज जो इसमें गैप है दोनों आई की सर्जरी में, जनरली हम 15 दिन के आसपास रखते हैं मिनिमम जो गैप है, और उसके ऊपर जो ड्यूरेशन है वो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो कब विलिंग है सर्जरी। लेकिन ऑन एन एवरेज विद इन 15 डेज दोनों आंख की हम कर देते हैं, तो पेशेंट को 15 दिन का गैप मिल जाता है। किन लोगों में मोतियाबिंद की सर्जरी को करवाना अवॉइड करना चाहिए, या ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशन है जहां डॉक्टर मोतियाबिंद की सर्जरी को उस टाइम के लिए करने के लिए मना कर देते हैं? देखिए, सिस्टमिक कंट्रोल बहुत जरूरी है कुछ चीजों का। जैसे जो पेशेंट कार्डियक वाले होते हैं, हाँ। जिनको ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, या उनको एमआई का कुछ अटैक उनको पहले आ चुका है, या उनकी कोई बाईपास सर्जरी हो चुकी है, तो उनका सर्जरी से पहले पूरा सिस्टमिक इवेल्युएशन जरूरी है। और उनके जो फिजिशियन हैं, उनके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो पूरा उनको इवेल्युएट करेंगे कि ये इस सर्जरी के लिए फिट हैं या नहीं है। तो वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट, एमआई के पेशेंट, उनका इवेल्युएशन करा जाता है। तो फिजिशियन चेकअप हम सब में प्री सर्जरी कराते हैं वहां से अप्रूवल के बाद। जी, तो वो अगर क्लियरेंस हमारे पास नहीं है तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि जब पेशेंट को हम ओटी में शिफ्ट कराते हैं तो इट्स ए काइंड ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि सर्जरी कोई भी हो वो स्ट्रेस की कंडीशन होती है। तो सपोज किसी का एमआई हो चुका है, किसी को पहले कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जा सकता है कि लेटे लेटे पेशेंट को कुछ ऐसी मिसहैपनिंग ना हो जाए। हाँ। तो इसलिए वो प्रॉपर इवेल्युएशन, वहाँ की क्लियरेंस कि ये उसके लिए फिट है या नहीं है, वो एक जरूरी है। दूसरा ये है कि सपोज आज के टाइम में शुगर बहुत ज्यादा कॉमन है, डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा कॉमन है। तो किसी का अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है कि पता चला वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनका ब्लड शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रहा, 200 से भी ऊपर जा रहा है, 300 से भी ऊपर जा रहा है, तो पहले प्रॉपरली वो कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि अगर पेशेंट डायबिटिक है और वो अनकंट्रोल्ड है तो उसमें इन्फेक्शन रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसा ना हो कि हमने कोई कैटरेक्ट सर्जरी करी और पेशेंट उसके बाद किसी इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाए। तो इसलिए शुगर का कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का ध्यान पेशेंट को भी रखना होता है और उस डॉक्टर को भी जो ट्रीटमेंट तो ये डिसीज है और मेटाबॉलिक कंडीशन हो गई। दूसरा ये, अगर किसी आंख की कंडीशन ऐसी है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन विद कैटरेक्ट, किसी तरह की कोई सूजन है आंख में, तो क्योंकि सर्जरी से भी थोड़ी बहुत सूजन इंड्यूस होती है। हाँ। तो किसी को मान लो प्री एग्जिस्टिंग है तो उसको पहले ट्रीट करना है, तो डॉक्टर ही उसको मना करेंगे कि भाई अभी हमें रुकना है, 1 हफ्ते रुकना है, 2 हफ्ते अभी कैटरेक्ट सर्जरी के लिए रुकना है हमें, उसके बाद हम सेफली इसको परफॉर्म करेंगे। तो पहले वो ट्रीटमेंट के दौरान वो सारी सूजन कम करेंगे। किसी की पुतली में सूजन आ रही है या आंख की किसी भी कोर्ट्स में या किसी भी स्ट्रक्चर में पहले से सूजन है, तो उसका ट्रीटमेंट करना ऑपरेशन से पहले बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो सूजन बढ़ जाएगी और वो कुछ और मिसहैपनिंग हो सकती है। तो इसलिए डॉक्टर्स जो भी हैं वो सारा इस चीज का अच्छे से इवेल्युएट कर लेते हैं और जो भी डिसीजन लेते हैं वो पेशेंट के हित में ही लेते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सोशल मीडिया पे ऐसा बोलते हुए देखा है कि ये एक्सरसाइज मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए है, इससे आपका मोतियाबिंद 100% ठीक हो जाएगा। क्या ऐसी, जैसा आपने कहा ना, कोई ड्रॉप नहीं है,
एलोपैथी में तक कोई ड्रॉप नहीं है जो मोतियाबिंद को ठीक कर सकती है या बढ़ते हुए मोतियाबिंद को रोक सकती है। करेक्ट। तो क्या ऐसे कोई एक्सरसाइज हैं या ऐसे कोई योग आसन हैं जो मोतियाबिंद को ठीक कर सकते हैं? ये भी मिथ है। तो ऐसा टिल डेट ग्लोबली कोई एक्सरसाइज अवेलेबल नहीं है कि जो मोतियाबिंद को ठीक कर सकते हो, मोतियाबिंद के बढ़ने को रोक सकते हो या उसके होने को रोक सकते हो। तो ऐसा कोई भी आंख की एक्सरसाइज टिल डेट अवेलेबल नहीं है। तो जो भी आपको सोसाइटी की तरफ से ये सुनने को मिलता है दैट इज अ काइंड ऑफ मिथ, तो उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। तो सब लोगों ने अपनी धारणाएं बना रखी हैं, तो हम लोग सुनते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लिटरेचर में कहीं अवेलेबल नहीं है, वर्ल्ड में कहीं कोई ऐसी सुविधा अवेलेबल नहीं। अगर है तो वो एक्सरसाइजें हैं जो आंखों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। बिल्कुल मसल्स के लिए, बिल्कुल मसल्स, बाकी चीजों के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पिछली वीडियो में आपने काले मोतियाबिंद यानी ग्लूकोमा के बारे में हमें डिटेल में बताया था और लोगों को अवेयर किया था। उम्मीद करता हूं जितना अवेयर इस वीडियो को देखने वाला हर इंसान काले मोतियाबिंद के बारे में हुआ था, उससे ज्यादा अवेयर सफेद मोतियाबिंद के बारे में होगा, क्योंकि सबसे कॉमन सफेद मोतियाबिंद है। हर घर में इसका मरीज लगभग मिल ही जाता है और हर किसी के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कहाँ जाए, किसके पास जाए, लेंसेज कौन से होते हैं, क्या प्रिकॉशन होता है, क्यों हो रहा है, कोई जादू टोना करके ठीक हो जाएगा या आंखों में कुछ डाल के ठीक हो जाएगा। तो उनके वो भ्रम भी दूर होंगे। बिल्कुल। क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत लोग देखे हैं जो आंखें टेस्ट कराने जाते हैं, वो डॉक्टर कहें या क्या कहें, वो उनको आई ड्रॉप देते हैं, कहते हैं ये डालो आपका मोतियाबिंद कट जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी लोग जानेंगे और अवेयर होंगे और अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी आंखों का भी वो ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं जिस तरह काला मोतिया और सफेद मोतिया के बारे में हमने लोगों को अवेयर किया है, टाइम पर हम ऐसे ही आंखों की हेल्थ के बारे में लोगों को इसी तरह से अलग अलग वीडियोस के माध्यम से अवेयर करते रहेंगे, ताकि इस देश की जनता एजुकेट हो और इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। तो धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वीवर्स। और इन सभी बातों का ध्यान रख के हिमांशु ने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो एक जनरल सोसाइटी में क्वेरीज रहती हैं पेशेंट्स की, उनको कवर कर लिया है। आई एम डॉक्टर शकील अहमद, चेयरमैन एंड चीफ मेडिकल डायरेक्टर विजन केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।